तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था जहाँ पे ये स्प्रेड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ऊपर हमने बात की थी डांडी मार्च की। जो लोग लास्ट क्लास में होंगे उनको आइडिया होगा। और अब सभी लोग है ना रेगुलर आइए अब, मतलब अब मैं भी धीमे धीमे रेगुलर हो रहा हूँ, तबीयत दोबारा ठीक हो रही है। तो जितनी भी क्लास होती है उनकी आप रेगुलर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मेरी तबीयत खराब और कुछ आप लोगों की अपसेंटीज तो मालूम पड़ा टोटल मिला के। मेरी ये नोट्स। नोट्स नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स की चिंता मत करो आप। नहीं अब नहीं, मैं बोल रही, जो नोट्स जो आपने दिखाया वो बुक में है या कहीं और से लाए? नहीं नहीं, देखो हर चीज़ बुक में ही होती है ना। मैं ऐसे नहीं है, देखो सिंपल सी बात है ना, मैंने जैसे बताया भी होगा आपको। हाँ बुक में ही है, लेकिन वही है बुक में काफ़ी डिटेल में, मतलब काफ़ी। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम बोला ना सर? हाँ स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए आप, मतलब देखो कोई सी भी एक बुक फॉलो कर लो। कोई भी बुक पढ़ोगे चीज़ें वही है ना। तो कोई सी भी एक बुक आप फॉलो कर लीजिए। कोई भी चीज़ यूं की यूं नहीं मिलेगी। देखो यूं की यूं तो पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं कि कहीं भी बुक का सीधा सीधा लिखा हुआ है। ये मान लो बस कि किसी भी बुक में से आप समझ लो, उसको लिख दो थोड़ा बहुत। हर चीज़ बुक से ही बनाई जाती है। एनसीईआरटीज और कोई भी एक बेस बुक ले लो आप, वहीं से मैं करा रहा हूँ है ना। ऐसा भी नहीं है कि कोई पूरा अपने मन से है, अपने मन से कुछ भी नहीं है, सिर्फ बुक से ही लिया गया है। बुक एंड एनसीईआरटी दो ही चीज़ें। अब तो मैं वीडियोस अपलोड कर ही देता हूँ, जहाँ तक कि अब कोशिश की है मैंने आज सुबह से, मतलब आज से स्टार्ट किया है कि जैसे ही क्लास होगी उसके 1-2 घंटे के अंदर ही मैं आपको वीडियो डाल दिया करूँगा। तो आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा, कंटिन्यूटी बन जाएगी। और बाकी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको ही बोल सकते हैं, जो लोग क्लास नहीं ले पाते हैं वो वीडियो देख ले। और बाकी कोई चीज़ अगर छूट जाती है कहीं पर, या फिर मैं कहीं पर कुछ गलत बोल देता हूँ, तो वो चीज़ भी आप मेरे को बता सकते हो कि सर यहाँ पे गलती हो गई थी, है ना। हो सकती है, इंसान है हम सब लोग, पढ़ाते पढ़ाते कोई भी गलती हो सकती है। तो वो सब चीज़ हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आप दोबारा भी देख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना वीडियो सिर्फ हेल्प के लिए है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। डिपेंडेंट हमेशा क्लास पर ही रहना है, क्योंकि अगर वीडियो से ही काम चलता है ना तो कोचिंगें बंद हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। तो ध्यान ही रखना है कि पढ़ो, उससे सिर्फ हेल्प लो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। हाँ आपको लग रहा है कि पूरा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, तो करना क्या है, जब भी कभी आप जैसे ट्रैवल वगैरह करते हो ना, कहीं पे भी आ रहे हो जा रहे हो, तो उसको आप उस टाइम चला लो, है ना, और सुन लो। तो तब भी आपका बेनिफिट हो जाएगा। या फिर जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हो वो चीज़ें। वीडियो हेल्पफुल होंगे उस केस में जब आपको चीज़ें रिकॉल करनी होंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हालांकि जिक्र हमने कर दिया था पहले ही कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, लेकिन अब थोड़ा सा दोबारा, क्योंकि उस दिन तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो आपको डेट ध्यान रखनी है, मतलब ईयर कब हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो 3 है कुल मिला के, जिसे RTC भी बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म। वो सॉरी, यहाँ पे देखो अभी आ ही रहे हैं। बाकी सभी का स्वास्थ्य ठीक है, कोई और तो प्रताड़ित नहीं हो रहा है कोरोना से। सर कोरोना नहीं, लेकिन सर्दी हो गया सर कस के। हाँ मतलब वही सर्दी बुखार जुकाम गला खराब, नाक से पानी, वही। हाँ सर, नाक से पानी तो आ ही रहा है। ओके, तो ध्यान रखें अपना अपना, क्योंकि मैं इस बार लगभग 25 दिन तक बीमार रहा हूँ, 25 दिन अलग अलग टुकड़ों में। और ये लाइफ में पहली बार है मेरे साथ, नहीं तो मैं इतना लंबा कभी बीमार नहीं हुआ। और एक्चुअली मेरे को लगता भी ये था कि मैं बीमार ही नहीं होऊंगा इतना लंबा कभी, तो मैं कभी लोड भी नहीं लिया चीज़ों का। बट सर टेस्ट नहीं होगा? हाँ, टेस्ट वाला कौन है पहले तो उनसे मिल लेते हैं। हाँ कौन है बताइए जरा, टेस्ट कौन करवाना चाहते हैं। सर आप बोले थे वो नेक्स्ट वीक होगा। हाँ हाँ, तो बस मैं पूछ रहा हूँ, फ़हीम खान आप बोल रहे हो। यस सर। सर प्लीज़ आप बता दें, बस सिलेबस बता दें, सिलेबस क्या आने वाला था टेस्ट के अंदर। ज्योग्राफी था, पॉलिटी था और अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी कितना? जियोमॉर्फोलॉजी। तो आपने तैयार कर लिया? यस सर, मेरे तरफ से इतना हो सका कि। वेरी गुड, लेंगे टेस्ट भी लेंगे, चिंता मत करो, है ना। टेस्ट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि मेरे को मालूम है कोई तैयारी है नहीं। कई लोगों के मैसेजेस आए हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, बोल रहे हैं अभी प्रिपरेशन नहीं है, इसलिए नहीं टेस्ट लिया है। टेस्ट तो होंगे होंगे, ओके है ना, सर। टेस्ट की कोई इशू नहीं है। ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग वैसे भी ये बैच रैंकर बैच है जहाँ पे हम लोग सिलेबस को बूस्ट अप करते हैं। तो आई होप मोस्टली लोग आए हुए हैं।
ठीक है, यहाँ से देखिए आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली था क्या। देखो कुछ चीज़ें आपको खुद को नोट करनी होंगी जो मैं बोलता रहूँगा, और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे नोट कर ही रहा हूँ। पहली चीज़ तुमको डेट मालूम होनी चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, नवंबर 1930 से 1931 जनवरी। ठीक है, तो मतलब 2 महीने का, 2 या 2.5 महीने का या 3 महीने का मान लो आप टाइम, ये वो टाइम है जब ये मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग की खास बात क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पहली बार है जब ब्रिटिशर्स और इंडियंस, मतलब ब्रिटिशर्स इंडियंस को बुला रहे हैं कि आओ बैठ के बात करते हैं। नहीं तो इससे पहले तो कभी ऐसी बात हुई ही नहीं थी कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को बोले कि आओ बैठ के बात करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है, तो क्या ध्यान रखना है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, ये फर्स्ट टाइम है, तो इसको लिख लो आप याद रखने के लिए, फर्स्ट टाइम जब क्या बोल रहे हैं, ब्रिटिश एंड इंडियंस, ब्रिटिश एंड इंडियंस वर एज इक्वल, ये बराबर है। ठीक है, अब कौन कौन जाएगा इसमें, इस आरटीसी के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बुलाया सभी को गया था। ठीक है ना, सभी आ जाओ। बोला गया सभी लोग आ जाओ, लेकिन कौन नहीं जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं जाएगी। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं जाएंगे, बट कौन गया, मुस्लिम लीग। ठीक है, और मुस्लिम लीग का लीडर आपको मालूम ही है कौन है, तो मुस्लिम लीग ने अटेंड किया, ये लिखना है ऐसे शॉर्ट में। ठीक है ना, तो मुस्लिम लीग के लीडर्स, ठीक है ध्यान रखना, मुस्लिम लीग बोल रहा हूँ तो लीडर ही जाएंगे ना, वो नहीं जा रहा होगा, तो इसके लीडर्स। दूसरा, लिबरल्स टाइप के लोग, लिबरल्स वो लोग थे जो सोसाइटी में फ्रीडम चाह रहे हैं, और सोसाइटी की फ्रीडम कैसी, ट्रेड करने वाली, कि रोक टोक ना हो, जहाँ पे कास्ट सिस्टम वगैरह ना हो, तो लिबरल्स लोगों ने अटेंड किया। इसके अलावा हिंदू महासभा, अगर आपने एक नाम सुना हो, हिंदू महासभा, कॉपी निकाल के नोट करना है सभी को साथ में, ठीक है ना। और इसके अलावा जो राजा महाराजा लोग थे ना, प्रिंसेस, इन लोगों ने मीटिंग ज्वाइन की। और इनके अलावा जो एक नाम आपको मालूम ही है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, तो वो हैं ही, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक अलग ग्रुप को। तो अगर उसको लिखना चाहो तो आप उनको भी लिख सकते हो, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये लोग गए। क्या लगता है होगा कुछ काम कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कौन नहीं गया है? कांग्रेस नहीं गई। ठीक है, और कांग्रेस नहीं गई तो मीटिंग का एजेंडा क्या हो गया? फेल हो गया। अब पहली बात तो ये मीटिंग का एजेंडा तो फेल हो गया, लेकिन एजेंडा था क्या? एजेंडा क्या है? किसी को आइडिया है एजेंडा क्या था? सर वही क्या बोलते हैं सर, फ्रीडम ऑफ इंडिया। नहीं नहीं, फ्रीडम ऑफ इंडिया तो इंडियंस बोल रहे हैं ना, ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे? ब्रिटिशर्स ने इसको बोला कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन करना है, आओ कि कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कंट्री के लिए कैसा होना चाहिए, वो बात यहाँ पे डिस्कस की गई थी। अगर फ्रीडम की बात होती तो फिर इंडियन पहुंच ही जाते। इन्होंने बोला नहीं। क्या बोला गया? इसको लिख लो, इस चीज को, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन करने के लिए बुलाया गया था कि कंट्री के अंदर किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिससे ज़्यादातर लोग सेटिस्फाई हो जाए। और यहाँ पे अभी तक डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही है, वो बात तो की ही नहीं गई जो इंडियंस मांग रहे थे। और क्योंकि कांग्रेस एब्सेंट है, तो अगर आप लोगों को याद ना रहे तो लिख लो, कौन लोगों ने बॉयकॉट किया? बॉयकॉट यानी नहीं गए, कांग्रेस
कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट किया, और क्योंकि बॉयकॉटेड किया गया है कांग्रेस के थ्रू, इसीलिए ये क्या हो गया, मीनिंगलेस क्योंकि कोई आउटकम निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी कौन सी है, कांग्रेस है इंडिया के अंदर। अब जब वही नहीं जा रही है तो मामला गड़बड़। तो ये हो गया मीनिंगलेस। अब क्योंकि कोई मुद्दा निकला नहीं, तो फिर पैक्ट हुआ जो हमने पढ़ा था, गांधी इरविन पैक्ट, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, गांधी इरविन पैक्ट पढ़ लिया है ना। उसी चीज को मैं दोबारा से एक बार जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे। इस चीज को मनाने के लिए, यानी दोबारा से थोड़ा सा काम हो जाए, तो गांधी एंड इरविन के बीच में, और इरविन आपको मालूम ही है वॉइसरॉय है, और काफ़ी पकड़ है इनकी इंडिया के ऊपर भी और ब्रिटेन में भी, ठीक है ना। गांधी इरविन के बीच में एक पैक्ट होगा, कब होगा, 1931 में, मीटिंग के फेल होने के बाद। और यहाँ पे क्या होगा, कुछ बातों पर इरविन एग्री हो जाएगा कि हाँ ये वाली बातें आपकी मान ली जाएंगी। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि जो गांधी इरविन पैक्ट है वो 1931 में हुआ। क्यों हुआ था, क्योंकि बातचीत बन नहीं पा रही थी कांग्रेस और ब्रिटिशर्स के बीच में, इसीलिए बात की गई। और बात करने का मतलब भी ये है कि जो डिमांड, आपको ध्यान होगा गांधी ने कोई डिमांड पुटअप की थी ना, वो डिमांड मान ली गई। तो कौन कौन सी डिमांड मान ली गई, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि इरविन एग्रीड ऑन, इरविन मतलब वही ब्रिटिश गवर्नमेंट किस किस चीज़ पे एग्री हो गई। तो यहाँ पे लिखिए आगे आप लोग, इरविन एग्रीड ऑन, कौन कौन सी बातें उन्होंने मान ली कि ठीक है ये वाली डिमांड तो आपकी पूरी कर दी जाएगी। तो डिमांड 1 बाय 1 लिखनी है आपको। पहली जो डिमांड मान ली उन्होंने वो थी, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स लिखते हुए चलिएगा आप लोग साथ में, ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स विल बी फ्री। देखो विल बी इसलिए, हालांकि पास्ट की बात है, लेकिन बताना कि इसमें क्या हुआ, तो बोला गया कि फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, बट बड़ी चीज़ है, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने बोला उनको फ्री नहीं करेंगे जिनके ऊपर वायलेंस के चार्जेस हैं, बट जो लोग नॉट कन्विक्टेड यानी जिनके ऊपर कहीं पर भी वायलेंस के चार्जेस अगर किसी के ऊपर हैं तो फ्री नहीं करेंगे, बाकी लोगों को फ्री कर देंगे। बट नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस। कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट क्लास कर रहा है पहली बार? यस, एनीवन, आप में से कोई ऐसा है जो फर्स्ट क्लास कर रहा है आज? ठीक है, फिर तो ये ध्यान रखो कि अब देखो, इसीलिए भगत सिंह फ्री नहीं हो रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसीलिए वो सब लोग फ्री नहीं हो पाएंगे जिन्होंने कोई वायलेंस किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि पॉलिटिकल प्रिजनर को फ्री कर देंगे जिन्होंने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी ना की हुई हो। तो पहली डिमांड तो ये मान ली गई। दूसरी बात देखो क्या मान ली गई, जितने भी टाइप के फाइन थे वो नहीं लिए जाएंगे, फाइन को फ्री कर दिया गया, मतलब माफ कर दिया गया। तो नो फाइन, मतलब ध्यान रखना, फाइन का मतलब ये होता है जो लगाए गए होंगे पहले किसी न किसी बात पे, लेकिन अब वो फाइन नहीं लिया जाएगा। सॉरी। हाँ, अगला है रिटर्न कर दी गई, रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टी। अगर मान लो कोई की ज़मीन गवर्नमेंट ने हड़प ली या फिर ले ली किसी वजह से, टैक्स ना देने की वजह से,
तो उस लैंड को वापस कर दिया गया जो किसी को बेची ना गई हो। अगर बेच दिए तो बात अलग है, लेकिन अगर बेची नहीं है तो उसको वापस कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए अगला, रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स नॉट yet sold to थर्ड पार्टीज। ये आप लोग लिखते हुए चलेगा, आपको बुक्स में मिलेगा नहीं आपके, है ना, इस तरीके से नहीं मिलेगा, किसी और तरीके से मिलेगा, फिर आपको आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी होगी। तो थर्ड पॉइंट क्या मान लिया गया, इरविन ने मान लिया कि वो सभी तरह की प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी जिसको बेचा नहीं गया है। बेच दिया गया है तो फिर वापस करना डिफिकल्ट है, क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगले को फिर क्या है वापस लेंगे। लेकिन अगर है तो उसको वापस कर दिया जाएगा। अगली डिमांड क्या मान ली गई, अब जो जितने भी ऑफिसर्स होंगे उनके साथ लीनियंट बिहेवियर किया जाएगा, लीनियंट ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी मान लो रिजाइन कर दिया है, जो पहले किसी तरीके से गवर्नमेंट में नहीं, जिन्होंने मूवमेंट के ड्यूरेशन में, जब मूवमेंट के ड्यूरेशन में रिजाइन कर दिया है, उनके साथ क्या करेंगे, लीनियंट बिहेवियर किया जाएगा। तो इसमें देखिए, लीनियंट ट्रीटमेंट टू दोज गवर्नमेंट servant who had resigned, जिन्होंने अभी तक रिजाइन किया है ड्यूरिंग द मूवमेंट। ठीक है, ये हो गई इनकी फोर्थ डिमांड। फिफ्थ डिमांड देखिए, क्या बोला गया था कि जो सॉल्ट टैक्स, मतलब सॉल्ट रूल को ब्रेक किया गया था, तो उन्होंने बोला ठीक है, अब आप हर किसी को पर्सनल कंजम्पशन के लिए सॉल्ट बनाने की फ्रीडम होगी, टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या हुआ, पर्सनल कंजम्पशन के लिए सॉल्ट बनाने का राइट, तो राइट दे दिया गया लोगों को टू मेक सॉल्ट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, मतलब घर पे बना लो, अपने लिए यूज़ करो, लेकिन बेचना नहीं है। बेचोगे तो फिर वहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये गांधी जी ने इसी के लिए मार्च किया था। ठीक है, अगला, धरने देने का राइट मिल गया। पहले तो पिटाई हो जाती थी धरने वगैरह देने पर, लेकिन अभी होगा, लेकिन ध्यान रखना धरने वगैरह होने चाहिए पीसफुली। राइट टू पीसफुल and non-aggressive, अभी भी हमारी कंट्री में क्या है, नॉन अग्रेसिव और पीसफुल धरने वगैरह हम लोग दे सकते हैं। तो पीसफुल पिकेटिंग को परमिट किया गया, और जितने भी इमरजेंसी प्रोविजंस थे उनको सभी को ख़त्म कर दिया गया। तो विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक सर हाँ जी, सिक्स्थ और सेवन थोड़ा सा हिंदी में बता देंगे। अच्छा, सिक्स्थ और सेवेंथ ये बोल रहा है, सिक्स बोल रहा है शांतिपूर्वक धरना देना परमिटेबल होगा, यानी परमिशन दी जाएगी, शांतिपूर्वक धरना दे सकते हो, लेकिन हथियारों के साथ कहीं पे जाओगे तो परमिशन नहीं दी जाएगी। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। सातवां बोलता है इमरजेंसी के समय जब भी किसी भी जगह पे इमरजेंसी लगती है तो उसमें होता ये है कि सारे के सारे कंट्रोल आ जाते हैं गवर्नर या वायसराय के हाथ में, और फिर वो वायसराय या गवर्नर पूरे एरिया पर अपने रूल चलाता है।
तो इस समय पूरी कंट्री में यानी इंडिया की अगर हम बात करते तो क्या चल रहे थे, वायसराय के ऑर्डर चल रहे थे, उसको ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने बोला वो सारे के सारे प्रोविज़न ख़त्म। ठीक है, ये बातें हैं। अब इतनी बातें जी मान ली गई, कौन सी बातें नहीं मानी गई? ये तो एग्री हो गया, रिफ्यूज़ क्या कर दिया उसने? तो रिफ्यूज़ के लिए देखो, रिफ्यूज़ क्या किया? पहली बात, हाँ जी, रिफ्यूज़ का मालूम है क्या? लिख लीजिए पब्लिक, नहीं। हाँ लिखो पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। पुलिस ने जो काम किया उसकी पब्लिक इंक्वायरी करने से मना कर दिया। दूसरी बात, भगत सिंह और उनके जो लोगों के साथ हुआ, ठीक है, उसको डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट करने से मना कर दिया। डेथ सेंटेंस क्या होता है? फांसी लगा देना। लाइफ सेंटेंस क्या होता है? आजीवन कारावास। तो उसने बोला कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह commutation of Bhagat Singh and his comrades death sentences to life sentence। जो फांसी की सजा दी गई थी उसे आजीवन कारावास में बदलने से मना कर दिया गया। ठीक है, लेकिन तब भी इतनी बातें मान ली गई। गांधी जी ने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, आपने इतना मान लिया, धन्यवाद। आपकी जब भी दूसरी मीटिंग होगी हम मिलने आएंगे, यानी बात करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी का रेस्पॉन्स क्या हुआ इसमें? सॉरी, एक मिनट रुकना। तो इसमें क्या हुआ, गांधी जी का रेस्पॉन्स क्या है? तो लिखिए यहाँ पे, गांधी ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस एग्रीड, गांधी ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस एग्रीड, मतलब इन्होंने क्या क्या बातें मान ली अब ब्रिटिशर्स की। तो पहली बात तो ये मान ली जाएगी, जो वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था उसको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इसीलिए ये मूवमेंट पहले चला, फिर सस्पेंड होगा और फिर दोबारा से इसको रिज्यूम किया जाएगा। और बोला गया कि पार्टिसिपेट कर लेंगे अगली वाली मीटिंग में। तो पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये तो हमको मालूम है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट कहाँ पर होगी, कहाँ पे हुआ करती थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? किसी को आइडिया है? नहीं सर। अरे यार, लंदन में होती थी ना, इंडिया में नहीं थी। ठीक है, लंदन में हुआ करती थी ये मीटिंग। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे की जाएगी? लंदन में की जाएगी। अब देखो, वो तो जब होगी तब होगी मीटिंग, बस बोल दिया गया कि अगली मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा कौन? कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगा। कांग्रेस मतलब गांधी जी जाएंगे उसमें। इसी बीच, क्योंकि 1931 चल रहा है,
एक सेशन होगा, कराची सेशन बोला जाएगा इसको। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, कराची कांग्रेस सेशन 1931। तो है ही ना लिया आप लोग। तो गांधी इरविन पैक्ट समझ में आ गया आपको, क्या आउटकम निकला, गांधी जी का रेस्पॉन्स क्या हुआ और इरविन कौन कौन सी बातों पे एग्री हो गए, ये हमने पढ़ लिया। अगला है कराची सेशन। आप लोग फोकस करिएगा, हम लोग क्या है ना मॉडर्न खत्म कर, मतलब ये गांधीयन एरा खत्म करने वाले हैं। इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा एरा, मतलब जो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो गांधीयन ही है, क्योंकि 31 तक पहुंच चुके हैं हम लोग, 47 तक जाना है, 47 में ख़त्म हो जाएगा ये, क्योंकि इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। तो आप लोग रेगुलर रहिएगा, नहीं तो फिर बाद में लगेगा ओ ख़त्म भी हो गया क्या ये, है ना। तो इसलिए रेगुलर रहिएगा क्लास में। कराची कांग्रेस सेशन 1931। गांधी जी 1950 में 15 में 15, ठीक है ना, 1915 में इंडिया आए और 31 आ गया है, ठीक है। और कितने साल हो गए, 16 साल। 16 साल में गांधी जी की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, मतलब हर चीज़ में उनका एक ओपिनियन लिया जाता है और डोमिनेशन है। अब इसमें देखो क्या होगा, जो सेशन है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। सेशन हुआ कब, 1931 ईयर है, तो कुछ थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे हम लोग इसके अंदर। सेशन हुआ कब, इन मार्च 1931, अ स्पेशल सेशन। स्पेशल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली सेशन कब होते हैं कांग्रेस के, मैंने बताया था आप लोगों को क्लास के अंदर, दिसंबर मंथ को। दिसंबर मंथ में, ठीक है ना। इन मार्च 1931 अ स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड एट कराची। और उसको किसी को कराची का नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में क्यों कर रहे हैं मीटिंग। कराची टू एंडोर्स द गांधी इरविन। और गांधी इरविन जो पैक्ट है, इसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। तो एक नया नाम मालूम पड़ेगा आपको इसका, गांधी इरविन और दिल्ली पैक्ट। दिल्ली में हुआ था इसलिए बस दिल्ली पैक्ट, ठीक है ना। अब सोचने वाली बात यह है कि मार्च में 1931 में सेशन हुआ, और ये जो सेशन है उससे जस्ट पहले या फिर उसी टाइम में जो डेथ होती है, मतलब जो एग्जीक्यूशन होता है, आपको ध्यान होगा भगत सिंह का, कौन, भगत सिंह। हाँ, कौन सी टाइमिंग है वो, किसी को आइडिया है, डेट वगैरह कुछ। ऐसा सेशन कांग्रेस का जो दिसंबर के मंथ में ना हुआ हो। स्पेशल सेशन मतलब दिसंबर से आगे पीछे, क्योंकि नॉर्मल जो सेशन होते हैं वो कब होते हैं, दिसंबर में होते हैं। दिसंबर में ही क्यों होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, दिसंबर में क्यों होते हैं कांग्रेस सेशन, किसी को आइडिया है। नूब सर नूब का छुट्टी। सर ओकेजन मतलब घूमने जाते तो सर में कर लेते थे। हाँ, मतलब क्या थे, रिच लोग थे सारे के सारे, पैसे वाले। अब ये लोग जैसे अभी सर्दियों की छुट्टी मनाने जाते हैं ना लोग, ये लोग भी सर्दियों की छुट्टी मनाते थे, तो सोचते थे लाओ मीटिंग ही कर लें। तो
दिसंबर में क्या होता है, ऐसे क्रिसमस भी आता है और अपने यहाँ पे छुट्टियां भी पड़ती हैं बीच में, अगर आपको ध्यान हो, है ना, विंटर वेकेशंस वगैरह होते हैं, तो इस तरह से कुछ फंडा था इनका। दैट्स वाई जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती थी वो दिसंबर में इनकी हुआ करती थी, इसे कांग्रेस का नॉर्मल सेशन बोलते थे। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और 6 डे बिफोर द सेशन, ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये चीज लिख लो आप लोग, 6 days बिफोर द सेशन। हैंड राइटिंग में कोई इशू तो नहीं है ना, क्योंकि इस पेन से थोड़ा ऐसा ही लिख पाते हैं, हालांकि खास अच्छी राइटिंग है भी नहीं मेरी, एवरेज से नीचे ही मानो, इस पे थोड़ी सी और गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, 6 डे बिफोर द सेशन हुआ क्या, भगत सिंह, देन सुखदेव, एंड राजगुरु। अच्छा एक चीज बताना, हम लोग इस किसी भी नाम के लेटर को, फर्स्ट लेटर को कैपिटल क्यों लिखते हैं? हाँ जी बताइए। यस सर। नेम के फर्स्ट लेटर को हम लोग कैपिटल क्यों लिखते हैं? सर क्योंकि वो इंग्लिश है सर, ग्रामर में सर कैपिटल ही लिखते हैं इसीलिए। हे भगवान। हाँ, आर्टिकल का सर पहला वर्ड वो लिखते हैं और क्या। हाँ जी, और कोई? नेम नेम प्लेस या थिंग को to show importance. अच्छा, अरे वाह, गजब का। और उसके कोई? आगे तो द लगाते हैं इम्पोर्टेंस के लिए ना सर, द। हाँ, और बताओ। सर नेम प्लेस और थिंग के आगे मतलब कैपिटल लगता है सर, ज्यादा गुड मुश्किल गुड बात। गुड, मतलब पहुंच गए लाइन पे। मतलब इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को, इंग्लिश मीडियम से जो लोग हैं ना उनको तो कम से कम आना चाहिए, हिंदी मीडियम वालों को नहीं भी है तो चलता है, तो ध्यान रखो। सर ग्रामर कहाँ पढ़ाई जाती है सर, स्पोकन जो आती है वो आती, ग्रामर कहाँ पढ़ाई जाती है सर सीबीएसई बोर्ड पे। सर ये प्रॉपर नेम है ना, प्रॉपर नाउन में आता है ना? बिल्कुल, तो नाउन नाउन जितने भी है ना, जो नो बोल रहे हैं वो सही है, वो नाउन की डेफिनेशन है। नाउन जितने भी होते हैं ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, ठीक है, जितने भी नाउन है। अर्थ, अर्थ में ई कैपिटल आएगा, मून में एम कैपिटल आएगा, सन में एस कैपिटल आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, जितने भी नाउन होते हैं, नाउन में हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसीलिए हम लोग ये जो नेम लिख रहे हैं वो कैपिटल होने चाहिए। और यूपीएससी में खास ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का। अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती तो वो कॉपी लाल कर देगा काट काट के, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप कि कहाँ पे लेटर, कहाँ पे कॉमा, किस तरीके से लिखना है, वो चीज़ें हालांकि कराऊंगा मैं, लेकिन अभी से ध्यान रखो कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये हो गया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को एग्जीक्यूट कर दिया गया और फिर वो पॉइंट ही खत्म हो गया जो कि इनको फ्री कराने वाली बात थी, क्योंकि जब एग्जीक्यूट कर ही दिया गया तो फिर क्या ही होगा फिर। लेकिन वही है, फिर प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हुए और कई जगह मूवमेंट वगैरह होते हैं, वो सब कुछ किए गए। अब लेकिन वो हमारे लिए इतना काम की चीज़ नहीं है, हमें ध्यान रखना ये था कि जो चीज़ की जा रही थी वो हो ही नहीं, और कोई चीज़ होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि अब तो वो एजेंडा ही खत्म। अब उसके लिए गुस्सा प्रकट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ना, ओके। अब इस कराची सेशन में क्या रिजोल्यूशन लाया गया, तो मेन हमें तीन ही चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि सेशन हुआ कहाँ पे, कौन सी ईयर थी, और रिजोल्यूशन क्या लिए गए, ठीक है। तो रिजोल्यूशन क्या है इसके अंदर, तो लिखिए यहाँ पे रिजोल्यूशन एट कराची। और जैसे कि मैंने बोला था कि कराची उस टाइम इंडिया का ही पार्ट है, क्योंकि अभी पार्टीशन नहीं हुआ इंडिया का। तो किसी के मन में अगर आ रहा हो कि कराची में क्यों किया जा रहा है, तो ध्यान रखिए अभी इंडिया ही है, अभी कुछ पाकिस्तान जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1930। हाँ जी सर अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ थे ना हाँ जी अभी? जी, उसी को बोल रहे थे हम लोग आगे, जो काबुल, कंधार, बलूचिस्तान बोलते हैं ना, वो उसी में आता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या रिजोल्यूशन लिए गए कांग्रेस सेशन में कराची के अंदर जो हुआ। तो पहली बात तो ये बोला गया कि
अभी तक जो बोला जा रहा था ना कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स और जो इन्होंने वायलेंस किया हुआ है वो लोग फ्री नहीं होंगे ना, तो अब वो सब चीज़ें हटा दी गई। बोले नहीं भैया, अब कुछ भी हो सभी लोगों को एक ही तरह से माना जाए, क्योंकि देखो जब कोई मूवमेंट करता है तो वायलेंस तो हो ही जाता है ना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को तो फ्री कर देंगे लेकिन वायलेंस करने वाले को फ्री नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि नहीं, अब से क्या होगा, तो पहला लिखो यहाँ पे, पहला, while disapproving of, पहले लिख लो फिर मैं समझा दूंगा आपको, and disassociating या फिर डिसोसिएटिंग लिख लेंगे इसको, डिसोसिएटिंग itself from political violence। मतलब इन्होंने बोल दिया कि अब हमें किसी भी तरीके का पॉलिटिकल वायलेंस करना ही नहीं है, क्योंकि मालूम पड़ा पॉलिटिकल वायलेंस करेंगे तो फिर वही दिक्कत आएगी। लेकिन द कांग्रेस admired the bravery and sacrifice of the three मार्टियर्स, यानी ये जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की डेथ हो गई ना, कि इनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं लेकिन आगे से इन फ्यूचर में दोबारा से किसी भी तरीके का वायलेंस वगैरह ये नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे को लग रहा है हैंड राइटिंग थोड़ी इम्प्रूव करनी ही चाहिए, क्योंकि स्क्रीन पे आपको प्रॉपर दिख रही है या फिर जी सर। चीटे ऐसे दिख रहे हैं शायद, है ना? क्योंकि आपको शायद फोन पे आप लोग देख रहे हो तो आपको बहुत छोटी सी स्क्रीन दिख रही होगी, तो वहाँ पे थोड़ा अलग लग रहा होगा, क्योंकि मेरे को जो दिखता है ना, मेरे को तो बड़ी स्क्रीन पे दिखता है। बट ठीक है, इम्प्रूव करते हैं अभी से, बस उसके बाद थोड़ी स्पीड डाउन हो जाएगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली चीज देखो यहाँ पे कि दूसरी बात ये बोला गया कि अब दिल्ली पैक्ट जो हुआ उसे एंडोर्स, यानी कराची सेशन में जो गांधी और इरविन के बीच में जो बातें हुई उसको एक अप्रूवल दे दिया गया। एंडोर्स मतलब अप्रूवल, कि हाँ ठीक है कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर रहा है। अभी तक कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि गांधी जी और उनके बीच की बात थी। तो दूसरा जो आउटकम निकल के आया इसका रेजोल्यूशन दूसरा क्या था, दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट, तो दिल्ली में डी कैपिटल आएगा, ठीक है ना, वॉज एंडोर्स्ड अब देखो जिनको भी एंडोर्स का मीनिंग नहीं आता ना, वो तुरंत एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लो अपने फोन के अंदर, शब्दकोश करके। आई होप होगी, बहुत सौ के फोन में होगी, हाँ। और लेकिन कोई अगर किसी के पास जियो फोन है तो मत बोलना मेरे को कि क्यों नहीं हो रही डाउनलोड। एंड्रॉयड में होगी, है ना, अच्छा एंड्रॉयड फोन होगा या फिर नॉर्मल जो होगा। किस नाम से है? शब्दकोश के नाम से है किसी के फोन में? नो सर। नहीं है तो वो डाउनलोड कर लो। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ उसको, बस ये ध्यान रख लो, इसको अच्छी चीज है ये। शब्दकोश करके है, ऐसे ये डालना है, SABDKOS है शब्दकोश, ठीक है ना। इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें इंग्लिश टू हिंदी मिलेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश मिलेगा, और उसका सेंटेंस भी मिलेगा आपको, सेंटेंस फॉर्मेशन भी मिलेगा। तीनों चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाली डिक्शनरी भी आप डाउनलोड कर लो फोन के अंदर। इससे बेनिफिट ये रहेगा, इंग्लिश टू हिंदी भी समझ जाओगे, इंग्लिश टू इंग्लिश भी समझ जाओगे, और साथ ही उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी दिए होते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स समझते हो क्या होता है? हाँ जी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स यानी समानार्थी, ठीक है। और विपरीतार्थक। हाँ, एंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक। इंग्लिश भी पढ़ानी पड़ेगी साथ में, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, अभी तक जो बात की जा रही थी वो हमने देखा ही था। हालांकि वो
जब नेहरू जी ने वो वहाँ पे झंडा फहराया था रावी के तट पर, है ना, तब तो बोल ही दिया था कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन दोबारा से इस मीटिंग में फिर से क्या बोला गया कि हमारा गोल क्या है, द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज दोबारा से वही गोल को दोहराया गया, द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज रीइटरेटेड। बाकी जिनको भी हैंड राइटिंग सुधारनी है ना, मैं उनको टिप्स दे सकता हूँ, बस मेरे से ये मत बोलना कि मेरी खराब क्यों है। देखो होता क्या है ना, जब भी आप हैंड राइटिंग लिखते हो ना, ऊपर वाली में और नीचे वाली में बता दूं मैं डिफरेंस क्या है, जो अभी थर्ड पॉइंट लिखा हुआ ऊपर वाले में। देखो हो क्या रहा है ना, जब मैं ये ऊपर लिखता हूँ ना, तो ये सारे के सारे एक सीक्वेंस में नहीं है, ये ऊपर नीचे बनाए हुए हैं। जैसे कि कभी टच कर रहा है लाइन को, कभी टच नहीं कर रहा है। जैसे ये इस दी का देखो, ये एक डंडा ऊपर रह गया, लेकिन जब आप ढंग से लिखोगे तो इस तरीके से कि दोनों डंडे एक साइज में टच करें नीचे, तो आपकी हैंडराइटिंग अपने आप ही ठीक हो जाएगी। दूसरा, जब भी आप लिखते हो तो फोकस करो लिखने पर ना, ध्यान दे के लिखो। पहले धीमे धीमे लिखो, एकदम से स्पीड नहीं पकड़नी है। एकदम से स्पीड पकड़ोगे तो हैंडराइटिंग बिगड़ेगी। फिर बाद में अपने आप लिखते लिखते आपकी हैबिट आ जाएगी। प्लस स्पेसिंग रखो, सिमिलर स्पेसिंग रखो। यहाँ पे देखो बीच में गैप, अगर आपका गैप इक्वल है हैंडराइटिंग के अंदर लिखने में, तो अपने आप ही हैंडराइटिंग अच्छी लगने लग जाएगी, है ना। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए आपको। भले ही हैंडराइटिंग कितनी भी गंदी क्यों ना हो, अगर आप स्पेस प्रॉपर दे रहे हो उसके अंदर और एक कॉमन स्पेस दे रहे हो ना, तो हैंडराइटिंग अपने आप ही क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। बाकी और भी चीजें हैं, धीमे धीमे करेंगे। फोर्थ पॉइंट लिखिए। फोर्थ पॉइंट ये था कि इसके अलावा दो बातें और बोली गई कि फंडामेंटल राइट कुछ हो, उसकी वही बातें की गई। और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, हाँ जी, और इसके अलावा मनी रिलेटेड एक्टिविटीज जो हो रही हैं, तो उसके लिए कंट्री की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए बोला गया कि नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो दो चीजें और क्या है, एक तो होगा सर एनईपी, सर जो एनईपी है सर, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था ना। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बोला था ड्रेन थ्योरी, ट्रेन ऑफ वेल्थ, उन्हीं ने दी थी, है ना। उस पर बुक भी लिखी थी उन्होंने बताया था किस तरीके से इंडियन मनी और इंडियन करेंसी, इंडियन वेल्थ ब्रिटेन जा रही है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत के अंदर भारत की मनी से ही भारत के अगेंस्ट ही आर्मी खड़ी कर दी है ब्रिटिशर्स ने। वो सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। वो एक कॉन्सेप्ट है जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही थे, और भी लोग थे कुछ जिन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन दादा भाई नौरोजी सबसे पहले ये बात बोलने वाले इंसान थे कि हमारी मनी को वो ब्रिटिशर्स लेके जा रहे हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, तो एक तो एफ आर, देखो एफ आर अब बार बार फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है ना, मतलब एग्जाम में तो लिखना, लेकिन जब तक नोट्स बना रहे तो एफ आर मतलब फंडामेंटल राइट, तो साइड में लिख लो। जहां भी एफ आर लिख रहा हूं मतलब वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ध्यान आ रहा है कहां पढ़ा था हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स? सर पॉलिटी। हाँ जी, ठीक है। एक तो फंडामेंटल राइट की बात की गई, और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए कोई तो प्रोग्राम लेके आओ, मतलब देश क्या है चलेगा, कोई तो पॉलिसी होनी चाहिए। तो उसके लिए दूसरी बात ये बोली गई थी कि कंट्री के अंदर एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, जिसे बोलते हैं NEP, तो ये भी लिख लीजिए आप, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। और कई लोगों के मन में एक बार, कोई पता नहीं 2-3 लोग थे जो मेरे को बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पहली बार पहला सबसे बड़ा ये वाला काम, मतलब वो सब कुछ होते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम किसने क्या काम किया, पहला गवर्नर कौन है, पहला, वो चीजें ठीक है याद होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन यूपीएससी नहीं पूछता, क्योंकि यूपीएससी ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछते नहीं है वन वर्ड वाले। आप उसमें देखना फर्स्ट लास्ट ये आते हैं एसएससी टाइप के पेपर्स के अंदर, लेकिन तब भी एक दिन हम लोग, मतलब एक दिन मतलब 1-2 हफ्ते जब हम लोग सिलेबस कर लेंगे ना, तब हम वो चीज़ें रट्टा वाली काम कर लेंगे कि पहला क्या है, पहली बार हिमालय पे कौन चढ़ा, पहली बार इंग्लिश चैनल किसने पास किया, वो सब काम करेंगे। तो अगर अभी किसी के मन में आते हो ये सारे क्वेश्चन, तो रिक्वायरमेंट नहीं है, और यूपीएससी नहीं पूछता इन चीज़ों को, लेकिन तब भी आपकी संतुष्टि के लिए हम लोग ये करा देंगे एक दिन, तो तब तक आप परेशान मत होइएगा उन चीज़ों को लेकर। अब देखिए यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है,
तो फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं? तो मोर और लेस वही फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है जो फंडामेंटल राइट अभी हमें मिले हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट की बात की गई थी, जैसे मैं बोल देता हूँ बस। जैसे कि अभी हमको एसोसिएशन बनाने का राइट है, उस टाइम भी यही राइट की बात की गई थी कि एसोसिएशन बनाने का राइट होना चाहिए। अभी हमें बोलने की फ्रीडम है, छापने की मतलब प्रिंटिंग करने की और कुछ भी लिखने की, फेसबुक ट्विटर पे कुछ भी लिख देते हैं हम लोग, उस टाइम भी वही डिमांड की गई थी। उन्होंने बोला फ्री स्पीच एंड फ्री प्रेस। इसके अलावा अभी हम लोग वही पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, तो उस टाइम भी ग्रुप बनाने के लिए, असेंबली बनाने के लिए, एसोसिएशन के लिए भी उन्होंने फ्रीडम मांगी। अभी हमारे पास वोटिंग राइट है, उस टाइम वोटिंग राइट नहीं था सभी के पास, तो इन्होंने बोला वोटिंग राइट दे दो। सॉरी, वोटिंग राइट मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि हर इंसान जिसकी एज एक पर्टिकुलर नंबर से ऊपर है, मतलब 21 साल 18 साल जो भी है, तो उसको वोटिंग का राइट होगा, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। उसके अलावा जो अभी हम मान के चलते हैं कि भाई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी जगह से बिलोंग करता हो, हर किसी को इक्वल राइट मिलेंगे, तो उस टाइम भी वही बात मांगी गई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम हिंदू, मुस्लिम, अदर रिलीजन के लोग थे, और ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ये थी कि मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और रूल करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी को इक्वल राइट मिले। देन जो स्टेट है वो न्यूट्रल होनी चाहिए इन टर्म ऑफ रिलीजन। जैसे अभी हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री सेकुलर है, तो उस टाइम भी यही फंडामेंटल राइट की बात की जा रही थी कि किसी के भी साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब ये कैसे हो रहा था डिस्क्रिमिनेशन? जैसे मालूम पड़ा पंजाबियों ने किसी ब्रिटिश अधिकारी को मार दिया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पंजाबियों के अगेंस्ट हो गई। फिर बाद में मान लो किसी दिन किसी हिंदू ने किल कर दिया, तो हिंदुओं के अगेंस्ट हो गई। फिर मान लीजिए किसी दिन किसी मुस्लिम ने कर दिया, तो मुस्लिम के पीछे पड़ गए। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, ऐसे नहीं होना चाहिए, कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को यूनिवर्सल फॉलो करना चाहिए, किसी भी रिलीजन को प्रमोट या फिर डिमोट नहीं करना चाहिए। ये बात इसमें बोली गई। अब अगली चीज़ क्या होती है? रिलीजन की बात कर ली, फिर हम बात करते हैं एजुकेशन। जैसे अभी हमें मालूम है, अभी करंट टाइम है, मैं करंट से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि पॉलिटी भी आपको रिकॉल हो जाए कि हमने फंडामेंटल राइट वहाँ पे कुछ पढ़ा था। हमने वहाँ पे पढ़ा था 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। 6 to 14 था, 8 to 14 था। मैंने मार्क भी करवाया था आप लोगों की, भाई ध्यान रखना, ये ग्रुप मत भूल 8 to जाना। 14 कितने से कितना था? सर 6 to 14। सोच लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है मेरे को तो। सर 8 to 14 8 to सोच 14। लिया सर। सर 8 to 14। नहीं नहीं, मैं तो बस बोल रहा हूँ, ये अर्गदीप बोल रहे हैं 8 to 14, आप बोल रहे हैं 6 to 14, बाकी लोग सर 6 to 14। 6 to 14 और 6 to 14। 6 to 14 है ना, मैंने समझाया भी था 8 साल का मिनिमम, मतलब 8वीं तक तो पढ़ ले कोई बच्चा, तो 6 to 14 में 8 साल पढ़ पाएगा। हाँ सर। ठीक है, इसीलिए मैंने समझाया भी था, ये काम की चीज़ें हैं। तो इन्होंने भी वही बोला कि भाई फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए लोगों, बच्चों को है ना, प्राइमरी है तो बच्चों को ही मिलेगी। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। माइनॉरिटीज़ और भी तरीके से हो सकती है, लेकिन बेसिकली हम लोग दो माइनॉरिटीज़ को ही माइनॉरिटीज़ मान रहे होते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो उनको ये प्रोटेक्शन की बात की गई। तो अभी भी हम लोग, अभी हमने पॉलिटी पढ़ा था, हम देते हैं, तो उस टाइम भी इन्होंने यही रेजोल्यूशन पास किया। और ये सब कुछ जो रेजोल्यूशन पास किए गए, जो फंडामेंटल राइट, वो सब कुछ कराची सेशन में पास किए गए। मैं क्यों नहीं लिखवा रहा हूँ? क्योंकि ये सारे के सारे वही राइट्स हैं जो हमने एफआर में पढ़े हैं, और क्योंकि एफआर पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। अगला जो रेजोल्यूशन लाया गया था वो था इकोनॉमिक प्रोग्रामिंग को लेके। अब इसमें क्या है, एनईपी में क्या है वो समझेंगे हम लोग, क्योंकि ये आपने अभी वहाँ पे पॉलिटी में नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो एनईपी में देखिए। अच्छा, आपको ग्रीन मार्कर दिख रहा है, मतलब ग्रीन वाला विजिबल है प्रॉपर? हाँ, दिख जाएगा ना, मैं ग्रीन से लिखूंगा तो बताइए। जी सर। ठीक है, तो इसमें बोला गया रिडक्शन इन रेंट एंड रेवेन्यू। एक तो रेंट कम कर दो, दूसरा रेवेन्यू कम कर दीजिए। रेवेन्यू क्या होता है और रेंट क्या होता है? अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपने अंडर में ले रखी है,
या फिर जमींदार लोगों के पास जो ज़मीन है उस पर जो फार्मर काम कर रहा है तो उससे रेंट लिया जाता है, तो वो रेंट काफ़ी ज़्यादा है। फिर गवर्नमेंट जब टैक्स वसूल करने आती है तो टैक्स भी ज़्यादा है। इन्होंने बोला कि भाई दोनों चीज़ें कम करो, क्योंकि जो पुअर फार्मर है उसके लिए बहुत दिक्कत आ गई है। जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा हम लोग पुअर फार्मर ही बोल रहे होते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा फार्मर, कभी रिच हमने सुना नहीं है। मोस्टली हम लोग क्या समझते हैं, पुअर फार्मर, और वो उनके लिए बोला जाता है इनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है ना। मोस्टली वो लोग ज़्यादा पुअर होते हैं इनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती। अगर खुद की ज़मीन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो रिच हो ही जाएंगे ना, फिर कोई इशू नहीं आता। Sorry. अभी थोड़ी सी क्या ना पूरी तरीके से फिट हो नहीं पाया हूँ, इसलिए बीच बीच में थोड़ी सी खांसी आ जाती है। अगली चीज देखो, इसके अलावा अगर कोई अन इकोनॉमिक होल्डिंग है, मतलब ऐसी चीज जिससे मनी अर्निंग नहीं होती है, उस पर टैक्स नहीं लगना, मतलब उस पर रेंट भी ना हो, उस पर टैक्स भी ना हो, ध्यान रखिएगा। तो ये मैं लिख देता हूं, इसमें एग्जम्पशन मांगा गया, एग्जम्पशन लिख लीजिएगा आप लोग, एग्जम्पशन फ्रॉम रेंट फॉर अनइकोनॉमिक होल्डिंग। अनइकोनॉमिक होल्डिंग क्या होती है? जिससे आप मनी जनरेट नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपये, या फिर 100 तो छोड़ो, मान लो 2000 रुपये, आपने 2000 रुपये से एक बिजनेस स्टार्ट किया कोई भी, उस पर जो प्रॉफिट हुआ तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट पे टैक्स। लेकिन सपोज करो कि अगर आप 2000 रुपये खाना खा के आ गए तो उस पर भी अगर आपको टैक्स देना पड़े तो ये किस तरह की टैक्स है? अनइकोनॉमिक होल्डिंग है। हालांकि हम लोगों को वो सर्विस टैक्स देना पड़ता है, वो चीज़ अलग है। मतलब मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ जिससे आप मनी अर्निंग नहीं करने वाले हो, है ना, जो खर्च हो गया, उस पर अलग से टैक्स ना हो, ठीक है, उस पर रेंट ना हो, उस चीज़ के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर होता क्या था कि गरीब किसान लोन ले लिया और वो लाइफ लॉन्ग उसी कर्जे में डूबा रहता था, क्योंकि हर साल लोन लेना पड़ेगा, ग्रोथ जितनी होगी उस क्रॉप को उसे बेचना पड़ता है ब्रिटिशर्स की प्राइस पर। तो सोच के देखो कि अगर आप लोग मार्केट में एप्पल लेने जाओ और एप्पल की प्राइस आप डिसाइड करो, तो 10 रुपये से ऊपर तो कोई नहीं खरीदेगा एप्पल को, बोलेंगे 10 रुपये किलो दे, भले ही 100 रुपये क्यों ना हो मार्केट में। तो अगर फार्मर को 10 रुपये ही मिल रहा है तो क्या वो कभी रिच हो पाएगा? और उसने जो मनी खर्च की है एप्पल को ग्रो करने के लिए, क्या वो कभी भी चुका पाएगा उस चीज़ को? नहीं, तो वो लोन में ही फंसा रहेगा। तो इन्होंने डिमांड पुट की कि जितने भी ऋण यानी जो डेप्ट में फंसे हुए लोग हैं उनको रिलीफ दे दिया जाए, बोले कि माफ़ कर दिया सारा का सारा लोन। तो ये थर्ड इनका जो एनईपी का पॉलिसी का जो डिमांड थी वो ये है, रिलीफ, लिखिए इसके अंदर, रिलीफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल indebtedness। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर है? और क्या आप लोग साथ के साथ नोट कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, अगला है यस सर। कंट्रोल ऑफ अर्थ रे। अब जरा एक बार मेरे को बताइएगा ये क्या है? कंट्रोल ऑफ USURY क्या होता है? समझाओ मुझे, क्या होता है ये? जो एक सूदखोरी होती है सर, उस पे के ऊपर कंट्रोल रखना। सर हाँ जी, और कोई? हाँ ठीक है, आपका गूगल बड़ा स्पीड से करते हो मेरे।
मान गए। ये सही तो गूगल ही क्या सर, उस असली की मीनिंग नहीं समझती। हाँ नहीं तो गूगल करते हो, जो गूगल करते हो तो हम बता ही देते गूगल नहीं किया है। नहीं, स्पीड अच्छी है, मैं ये बोल रहा था स्पीड अच्छी है गूगल करने की। तो लिख लो सभी लोग, ये इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसे दो चार, अगर आप अपने आंसर में से दो चार वर्ड लिख दोगे ना अच्छे अच्छे, तो वो चेक करने वाला खुश हो जाएगा, बोलेगा यार कुछ तो पढ़ के आया लड़का, है ना। सूदखोरी होती है। अच्छा सूदखोरी क्या होती है मालूम है? गांव के लोग जानते होंगे सूदखोर कौन होते हैं। जो लोग सर कुछ रेंट के लेता है और हाई हाई पैसे में इंटरेस्ट रेट बिकता पे है। जो मनी प्रोवाइड करते हैं सर, हाँ जो वो लाला, हाँ जो लाला टाइप के लोग होते हैं ना गांव में, सेठ और लाला, वो जो आपने पुरानी मूवीज में देखे होंगे कि सर साहूकार बोलते हैं सर। साहूकार जिसको बोलते हैं ना, साहूकार या लाला टाइप के लोग, जो मान लो 500 रुपए उधार दिया और बेचारा किसान 50 सालों तक रुपए देता रहता है, हर साल 100 रुपए उसको, लेकिन वो 500 रुपए चुका नहीं पाता, और फिर एंड में उसकी गाय उठा ले जाते हैं वो लोग, है ना, जो मूवी देखी होंगी आप लोगों ने, तो उसे बोलते हैं सूदखोर। ये वो लोग ले रहे हैं 50% का टैक्स, वो उसे ले रहे हैं इंटरेस्ट 50%, चक्रवर्ती ब्याज, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 50%। तो 50% या फिर 40%, कुछ भी मान लो आप, एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट आपको लग रहा हो, तो वो कंपाउंड में लेते हैं। कंपाउंड समझते हो आप लोग क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर, कितने लोगों को याद है क्या होता है? यस सर। यस सर। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना, जिसे बोल इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, है ना। मैं फटाफट 2-3 बार ऐसे मान लो 100 रुपए लिए, अगली बार ब्याज समेत 120 रुपए हो गए, तो अगली बार ब्याज लगेगा 120 रुपए पर। तो मान लो वो एक साल के दूसरे साल 120 रुपए हुए, अगली बार वो हो गया मान लो 150 रुपए, तीसरी साल, चौथी साल में वो हो जाएगा 205 रुपए। तो मतलब 4 साल के अंदर ये अमाउंट क्या हो गया? डबल। और बेचारा वो चुका ही नहीं पाएगा। ये तो 100 रुपए का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़ा अमाउंट हो गया तो उस हिसाब से। तो ब्याज पर ब्याज जो देना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन चीज़ों को बोला गया कि इनको कम करना चाहिए, और ये सब कुछ बंद हो जाए तो ज़्यादा बेटर वाली बात है, ठीक है। फिर अगला बोला गया कि कंडीशन को थोड़ा बेटर कर दो, और जो सैलरी दी जा रही है वो थोड़ा सही दी जाए। तो बेटर कंडीशंस किन की? वर्कर्स की, ना, उन्हीं की कंडीशन तो बेटर करेंगे। तो बेटर कंडीशंस ऑफ वर्कर और बेटर वेजेस। अच्छा, वेजेस एंड सैलरी में क्या डिफरेंस होता है? सर wages for like factory worker get wages और salary जो सर ये सर क्या डिफरेंस होता है सर? सर वेजेस डेली बेसिस शायद पे होता दिया है, है जी। डेली बेसिस पे होता है। तो सर अगर सैलरी मंथली। तो अगर उसे बोलेंगे मंथली वेजेस तब वही बात है। तो मंथली वेजेस इक्वल्स टू सैलरी। बताओ बताओ, सोचो थोड़ा सा। नॉन प्रोफेशनल काम के लिए जो दिया गया सर वो वेजेस हो क्या? ओ, नॉन प्रोफेशनल काम के लिए दिया गया वो, वाह क्या बात है। वेजेस में हम जितना वर्क करते हैं उतना पैसा मिलता है, और सैलरी में हमको लीव का भी क्या पैसा पैसा मिलता मीटर है। होगा सर सैलरी और वेजेस का? कोई बात नहीं, आराम तो से। सैलरी फिक्स होती है, सैलरी फिक्स होती है, वेजेस बढ़ते रहते हैं। घटते भी होते हैं क्या? कोई बात नहीं, मतलब ये लिख लो साइड में लिख लो, डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करके आओगे ना तो अच्छा लगेगा मेरे को भी। लिख लो वेजेस वर्सेस सैलरी, ठीक है, साइड में लिख लो क्या होता है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये। जैसे क्या हुआ, ये चीज़ मेरे को आज ही मतलब फील हुई कि कुछ चीज़ों के मतलब हम लोग बोलते रहते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि क्या है। जैसे मैंने किसी को कुछ आज सुना, उसने बोला कि सर इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने कहा यार वाह, ये चीज़ बतानी पड़ेगी, तो इसीलिए। तो लिख लो वेजेस क्या होते हैं, सैलरी क्या होती है, थोड़ा ढूंढ के आना, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये बोला गया कि क्या क्या डिमांड की गई है। देखो यहाँ पे डिमांड क्या है कि एक तो वर्कर की जो कंडीशंस है वो सही कर दो, दूसरी बात वेजेस बढ़ा दो या फिर बेटर कर दो, और जो वर्किंग आवर्स है उनको लिमिटेड करो। होता क्या, अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स है कि काम करते रहो बस, तो अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, इनको थोड़ा इंप्रूव करने की बात बोली गई है। फिर ये भी बोला गया कि यूनियन बनाने का राइट दो वर्कर्स को।
यूनियन क्यों रिक्वायर्ड होता है, यूनियन क्यों जरूरी है बनाना, सॉरी सर। बताइए। सर वेजेस और सैलरी का सर मैं था मिस कर गई सर, घर में कोई आ गया था। सर थोड़ा सा बता दीजिए क्या बताया difference है? बताया ही नहीं मैंने बोला कि ढूंढ के लेके आना, अगली क्लास में बताएंगे। ओके सर। ठीक है, बताया ही नहीं मैंने, मेरे को मालूम था कोई आ सच्ची में गया। सर? हाँ सच बता रहा हूँ। नहीं सर आपने झूठ बोला, कोई आ गया। अरे यार, नहीं सर वो, अरे नो यार, बताओ यार, मैंने नहीं बताया ना। नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो सर, बताओ ना। अरे नहीं बताया अरे सच्ची नहीं में। नहीं बताया, मैंने नहीं बताया। सर नहीं सर, आप ऐसे टेस्ट के लिए भी बोले थे कि हम आपका वेट कर रहे थे। नहीं सर अरे आप बताओ। भरोसा, अरे सच में नहीं, अरे सच में नहीं बताया। ठीक है, नहीं बताया है अभी। सच में नहीं बताया। नहीं है। मैंने बोला है कि ढूंढना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर ओके। अगला देखो 6 पॉइंट क्या था, राइट टू वर्कर्स एंड पीजेंट्स। अच्छा एक चीज और पूछ लेता हूँ फिर मैं, पीजेंट्स एंड फार्मर्स में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे आज मेरे को मजा आ गया, मेरे को ये चीज याद आ गई बहुत दिनों से, मेरे को लग रहा था कि आता होगा आप लोगों को, कि चलो ठीक है। फार्म यूनियन, फॉर्म यूनियन। अब ये क्या है, बोलना चाह रहे हैं कि राइट टू वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू फॉर्म यूनियन, यूनियन बनाने का राइट होना चाहिए। तो वो यूनियन बनाने के राइट से बेनिफिट क्या होता है ना, कि अकेला किसान कुछ हो रहा है उसके साथ बुरा बोल नहीं पाता किसी को, लेकिन अगर एक ग्रुप है, उसका एक लीडर है, तो वो लीडर जाके बात कर सकता है। इसीलिए यूनियन बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, और इसीलिए हमारे यहाँ पे हर जगह आप देखोगे तो यूनियन होते हैं। ऑटो वालों के यूनियन होंगे, बस वालों का यूनियन होगा, ठीक है, ज्वेलर्स लोगों के यूनियन होंगे, धोबियों के यूनियन होंगे, यहाँ तक कि मेड लोगों के भी यूनियन होते हैं। उससे क्या होता है, उनकी वो अपनी डिमांड पुट अप कर सकते हैं लोगों के सामने। अभी तक क्या था, यूनियन बनाने का राइट ही नहीं था। हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिटी में भी पढ़ेंगे ये वाली चीज, कि यूनियन टू फॉर्म अ यूनियन, यूनियन बनाने का मतलब पढ़ लिया है, भूल गया मैं, पढ़ लिया है हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में, जहाँ पे हमने बात की थी ना यूनियन, और जहाँ पे बोला था कि आर्मी एंड पुलिस, इनको यूनियन बनाने का राइट नहीं होगा, है ना। मालूम पड़ा कि लड़ाई करने जाना है, आर्मी बैठी हुई है यूनियन बना के, बोले स्ट्राइक, नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, आर्मी एंड पुलिस ये वो ग्रुप है जिनको यूनियन बनाने का राइट नहीं है ना, ये स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ पर इनके फंडामेंटल राइट्स बैन है कि ये लोग ऐसे काम नहीं करते, लेकिन वर्कर्स के लिए होना चाहिए। तो आप लोग लिख लीजिएगा पीजेंट्स एंड फार्मर्स में डिफरेंस, ठीक है। हम लोग एक दिन डिस्कस करेंगे ये चीजें, क्या है ना, आपको कब हेल्प करेगी, जब आप आंसर लिखोगे ना, और जब आप एक जगह पीजेंट यूज करोगे, एक तरफ आप फार्मर यूज करोगे, तो आपको सामने चेक करने वाला समझ जाएगा ये वाली बात, कि आपको इनमें डिफरेंस मालूम है और कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना है, आपने बहुत प्रिसाइजली यूज किया है। तो काफी सारी चीजें होती है, जब हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब हो तो वर्ड्स में क्वालिटी लेके आओ, तो अपने आप ही नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, वो चीज ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा अगली जो चीज ये बात की गई थी कि अभी तक जो इंडस्ट्रीज है, मेन इंडस्ट्रीज जो है, जो माइनिंग है, ठीक है, तो उनपे जो कंट्रोल चल रहा है ना, उस कंट्रोल में ब्रिटिश लोगों का इंटरफियर है, और वो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक थोड़ा सा, एक तरीके से कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके लिए वो थोड़ा सा जागरूक हो जाए, फिर गवर्नमेंट एक साथ एक जैसा बिहेवियर करे, किस चीज के लिए, तो स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, स्टेट ओनरशिप, स्टेट यानी गवर्नमेंट का, ठीक है ना, ओनरशिप एंड कंट्रोल किस किस चीज पर, ऑफ की इंडस्ट्रीज। और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है 9th और 10th क्लास की, तो की इंडस्ट्रीज पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसके अंदर क्या होता है की इंडस्ट्रीज। 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, या फिर 10th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, की इंडस्ट्रीज। नहीं पढ़ी? बताओ। यस सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि की इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। की इंडस्ट्री सर, जो 8 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी सर, 8 सेक्टर है जिसपे इंडियन इकोनॉमी ड्रिवन करती है सर, वो बता रहे हैं क्या? मैं बस ये बोल रहा हूँ कि 10th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, पहला वाला चैप्टर ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का सर मेरा
भैया एनसीईआरटी पढ़ लेनी है आप लोगों को। हाँ जी, और बताओ बाकी लोग। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ आप लोगों को पढ़ना है। एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ रहे भैया? ठीक है, की इंडस्ट्रीज मतलब होती है मेन इंडस्ट्रीज जिस पर अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं। ठीक है, की इंडस्ट्रीज मतलब मेन इंडस्ट्रीज जिस पर दूसरी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट होती हैं। और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास, पढ़ना उसमें मिल जाएगा। दूसरा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये भी हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो इन सभी पर जो कंट्रोल होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? स्टेट का होना चाहिए। और आज देखो आप हमारी कंट्री में, अभी तो छोड़ दो, अभी गवर्नमेंट थोड़ा शिफ्ट कर रही है ओनरशिप को, लेकिन इससे पहले जो कंट्रोल था वो किसका था? गवर्नमेंट का था कि नहीं था? गवर्नमेंट की हुआ करती थी। HAL आपने सुना होगा, NTPC, भेल गेल सेल, फुल जैसे फॉर्म। महारत्न और सर नवरत्न। हाँ, HAL के ऊपर तो क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी, मतलब इनके सभी के ऊपर आया हुआ है, लेकिन HAL के बारे में भी आया हुआ है और ये अभी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? HAL लिख लो इनको, भेल गेल सेल। ये इस टॉपिक से नहीं है लेकिन लिख लो, है ना, काम की चीज़ है। कई बार चीज़ें क्या होती है ना बीच बीच में आती रहती है, उनको भी लिख लो क्योंकि वो काम की चीज़ है। फुल फॉर्म बताओ इन सभी की। सर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सर सेल टॉक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गुड, जिनको नहीं मालूम लिख लो जो इन्होंने बोली अभी। ये सारे के सारे गवर्नमेंट एंड PSUs बोलते हैं इनको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सर गूगल कर लूंगा। अरे गूगल तो कर लो, लेकिन करना क्या है तो मालूम होना चाहिए ना। इसके लिए तो ये तो लिख लो कि भेल गेल सेल क्या होता है। ठीक है ना? मतलब भेल गेल सेल लिख लो, फिर गूगल कर लेना। अगली चीज देखो, हो गया इतना। अब देखो ये जो कांग्रेस का सेशन था ना, कराची सेशन, अभी तक हम लोगों ने स्वराज का मतलब बस बोल दिया कि हमें भैया अपना रूल चाहिए। अपना रूल में क्या रूल में अपना चाहिए, है ना? तो पहली बार कराची सेशन में इन्होंने बोला कि हमारे ऊपर जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहे हैं इन टर्म ऑफ पॉलिटी, इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक, इन टर्म ऑफ एनी फील्ड, लाइक ओपिनियन नहीं देने दिया जा रहा है, फार्मर्स को दिक्कत हो रही है, उन सभी चीज़ों से हमें फ्रीडम चाहिए। इसका मतलब स्वराज है। हर फील्ड में, चाहे कोई सा ही फील्ड हो, फार्मिंग करनी है, मान लो पानी पीना है, सॉल्ट बनाना है, कुछ भी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, तीनों ही फील्ड में हमें अपने अपने मन से काम करने की फ्रीडम मिले, इसी का मतलब स्वराज है। अभी तक क्या बात की जा रही थी? स्वराज चाहिए यानी अपना राज्य चाहिए, लेकिन अपना राज्य किस फील्ड में चाहिए? जैसे कल को तुम्हें लगेगी कुछ करना है, कुछ तो करना है, लेकिन क्या करना है? ठीक है, तो क्या करना है मतलब, मान लो सुबह उठना है, फिर कबड्डी खेलनी है, होता है ब्रश करना है, तो वो चीज़ डिसाइड कर ली गई। तो क्या डिसाइड किया गया कि हमें पॉलिटी के फील्ड में, इकोनॉमी के फील्ड में, और जो हमारे ऊपर एक्सप्लॉइटेशन हो रही है पब्लिक के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, वो सब कुछ नहीं चाहिए। उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? स्वराज बोल रहे हैं। तो ये पहली बार एक्सप्लेन कर दिया गया इस मीटिंग में कि स्वराज का मतलब है क्या। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ बट क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्वराज का मतलब क्या है। तो ये अब इसके बाद, ये कब की बात थी? हमारी ये मीटिंग हो रही थी जो कराची सेशन कब होता है? देखो, मार्च 1932। हाँ देखो, नॉर्मली तो दिसंबर में होता है, लेकिन ये स्पेशल सेशन था तो दिसंबर में तो हुआ नहीं। तो दिसंबर में नहीं हुआ यानी कुछ और होने वाला होगा उसी साल में। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना आप लोग, है ना, कि इसी साल में कुछ और भी होना बाकी होगा, इसीलिए एक सेशन बुलाया गया पहले। क्या होना बाकी था? होना बाकी था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो क्या है? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, RTC। ठीक है, और जब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाएगी तो दोबारा से क्या स्टार्ट हो जाएगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। CDM,
शॉर्ट में लिख लो, फुल फॉर्म तो लिखवा ही दिए मैंने, और आप लोगों को दोबारा स्पेलिंग भी याद हो जाएंगी और शॉर्ट फॉर्म भी समझ में आ जाएगा कि CDM क्या है और RTC क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो पहले कहानी समझ लेंगे, एक वो फ्रेम समझिएगा कि क्या हो रहा है। मीटिंग होगी कहाँ पर? ब्रिटेन में होनी है। अभी लोग कहाँ पर थे? सारे के सारे लोग ब्रिटेन नहीं, लंदन, ठीक है ना, मतलब ब्रिटेन लंदन में जो मीटिंग होने वाली है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। मीटिंग होगी दिसंबर 1931 में। जा कौन रहा है? महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी वो इंसान जो पहन रहे हैं धोती, और जो भी आधी अधूरी। देखा है ना आप लोगों ने महात्मा गांधी जी को? अच्छा, मैंने बता दिया आपको कि महात्मा गांधी जी कपड़े क्यों नहीं पहनते थे। मतलब वो धोती, मतलब कपड़े तो पहने, धोती वो पहनना करते थे। वो सूट वूट क्यों छोड़ दिया? कुछ बताया था मैंने आप लोगों को? सर गरीबों के लिए। हाँ, गरीबों के लिए, हाँ बिल्कुल। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि गांधी जी एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना, पढ़ने भी गए थे लंदन में, तो नहीं सूट वूट की कोई कमी तो थी नहीं। आपने बचपन की और स्टार्टिंग की उनकी फोटो देखी होंगी, इसमें सूट वूट में थे वो लोग। लेकिन जब वो इंडिया लौट कर आए और जब उन्होंने यहाँ की पॉवर्टी देखी और जब वो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर आए, तो होता क्या है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ा नेता बनना है, बड़ा कुछ भी काम करना है, आपको मान लो XYZ किसी फील्ड में बड़ा काम करना है, तो जिन लोगों के साथ बैठना उठना बैठना है, जिनके लिए काम करना है ना, आपको उनके साथ दिखना पड़ेगा। उस टाइम इंडिया की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या थी? पुअर। अब सोच के देखो कि पूरी तो पब्लिक पुअर है और एक बंदा जा रहा है सूट वूट में, क्या पब्लिक अपने आप को उस लीडर से कनेक्ट कर पाएगी? बताओ जरा मेरे को। नहीं कर पाएगी ना। तो गांधी जी ने ये लोगों का मतलब एक तरीके से विश्वास जीतने के लिए, या फिर ऐसे मान लो कि गांधी जी ने बोला कि जब तक इस देश के हर गरीब इंसान के पास कपड़े नहीं होंगे पहनने के लिए, तब तक मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। स्टेटमेंट अच्छा है, हाँ लिखो। गांधी जी की महानता मालूम पड़ती है हम लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ एक पॉलिटिशियन भी है, ग्रेट पॉलिटिशियन। इससे दो चीजें डेवलप हुई, सिंपैथी कि देखो यार कितना अच्छा इंसान है, हमारे लिए कपड़े छोड़ दिए, तो सूट वूट पहन के घूम सकता था आराम से। तो अपने आप ही क्या हो गया, पब्लिक के मन में एक ओपिनियन तो बन ही चुका है कि यार आदमी अच्छा है, और दूसरा वो बंदा बोल भी रहा है कि भैया मैं कपड़े इसलिए नहीं पहन रहा हूँ कि तुम लोग गरीब हो, और मेरा मोटिव ये है कि तुम लोगों को पैसे वाला बना के छोड़ूंगा, और जब तक पैसे वाला नहीं बन जाते हो आप लोग, तब तक मैं भी वैसे ही रहूंगा। तो अब लोग क्या मान रहे हैं? उसको अपने से जुड़ा हुआ इंसान मान रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी दूसरी जगह पे घूमने जाओ, मतलब XYZ किसी भी जगह पे जाओ, सपोज आप बिहार से हो, आप बॉम्बे गए, आपको कोई भी बिहारी मिल जाए, मतलब बिहार से बिलोंग करने वाला इंसान मिल जाए, तो आपको बड़ा अपनापन फील होगा। आप अपने घर की बातें करने लगोगे कि यार वाह वहाँ पे तुम जानते हो, वो जानते हो, और फिर अपने टोन में बात करोगे आप, तो क्या हुआ? अपनापन फील हुआ। ऐसे ही जब एक इंसान दूसरे को भी धोती में पहन देख रहा है, तो वो अपने आप को क्या मान रहा है? उसे जुड़ा हुआ फील कर रहा है। और यही कारण है कि गांधी जी सबसे बड़े पॉलिटिशियन बनेंगे। और आज की डेट में भी आप जानते ही हो, चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की हो और चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की हो, दोनों ही लोग गांधी जी के जो जिसे बोलते हैं समाधि स्थल है, दोनों ही लोग जाते हैं। और प्लस कोई भी दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ पे आता है, वो जरूर कहाँ जाएगा? गांधी जी के समाधि स्थल पे जरूर जाएगा। और आता है पेपर में कि पुष्प अर्जित किए। सुना है कि नहीं सुना है? अरे हाँ, इतनी लंबी कहानी सुनाई, किसने सुना है कि नहीं सुना ये वाली बात? सुना है ना? हाँ सुना ही होगा आप लोगों ने, तो पेपर पढ़ा करो थोड़ा थोड़ा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो वही चीज देखो यहाँ पे, अब 1931 की बात है। ब्रिटेन में उस टाइम दो राइट विंग और लेफ्ट विंग दो चीजें होती हैं। राइट विंग और लेफ्ट विंग क्या होते हैं पहले तो बताओ। हाँ जी, राइट विंग क्या होता है, लेफ्ट विंग क्या होता है? So positive approach, negative. अरे पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ये बताओ।
सर लेफ्टिस्ट बोलते हैं सर। सर राइट विंग्स मतलब हो गए सर जो, समझ लीजिए सर, जो हाई फाई सोसाइटी को मतलब सपोर्ट करे। अच्छा। और सर लेफ्ट विंग हो गए, हाँ सर, जैसे मोदी के जो थॉट्स है या उनके जो ग्रुप के सर थॉट्स है, मतलब हमें हाई लेवल पे जाना, मतलब परिवर्तन को सर एक्सेप्ट करें लेकिन अपने लेवल पे सर, हम्म। मतलब सब कुछ उनके फेवर में। और सर लेफ्ट विंग मतलब सर जैसे मतलब सर जो ये नक्सल हो गए सर, उन लोग का थॉट क्या है कि हम हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए सर, वो अलग थॉट हो गया कि मतलब जैसे उनको अपने ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सब अपने ही सर चाहिए, तो उसको लेफ्ट विंग बोल दिया सर, मतलब लेफ्ट, हर मतलब परिवर्तन नहीं चाहिए सर, मतलब जो पहले था वही बेटर था हम्म। सर, आई थिंक। और सर को सर मैं समझ लीजिए राइट विंग्स मतलब वाइट लोग हो गए सर, जैसे कि बड़े लोग हो हाँ गए, हाँ हाँ उनके थॉट्स हो गए। समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, नो बताओ। सर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है सर, जहाँ तक मुझको पता है सर, हाँ लाइक जी, सर बिल्कुल ग्रोथ। आइडियोलॉजी ही है ये, राइट विंग लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ही है। हाँ बताओ, सर आइडियोलॉजी बताओ क्या है। जैसे नेशनलिज्म और रिलीजन, हम्म। ये सारी चीजें सर एक में, और एक ग्रोथ और सर लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, हम्म। और सर ये जो सारी चीजें सब वो लेफ्ट की होती हैं सर, ऐसा कुछ है। और कोई। पता है, इसीलिए बोला था मैंने एनसीईआरटी पढ़, अगर एनसीईआरटी पढ़ लो ना आप लोग, तो ये सारे दिक्कतें ही खत्म हो जाए जिंदगी से। देखो क्या होता है, एनसीईआरटी पॉलिटी की बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है, जो भी 10th क्लास की पॉलिटी की बुक के अंदर, राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट और सेंट्रिस्ट। राइटिस्ट वो लोग होते हैं जो कंट्री के एक बड़े ग्रुप को लेकर चलते हैं और उन्हीं की बात को सही मानते हैं, उन्हीं के बैठकर की बातें करेंगे, तो वो राइटिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हिंदू ज़्यादा है, अगर कोई एक ऐसी पार्टी हो जो हिंदुओं के सपोर्ट की बात करे और हिंदुओं को आगे प्रमोट करे, तो उसे राइटिस्ट माना जाएगा। तो बीजेपी पार्टी कैसी पार्टी हुई? सर राइट विंग। राइट विंग हो गई। अब दूसरे लोग लेफ्ट, बहुत क्लियर सी बात है कि जो मेजोरिटी कर रही है उसके अगेंस्ट जो खड़ा हुआ है कि नहीं भैया हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। ये बोल रहे हैं देश बनाना है, बोलेंगे नहीं देश तोड़ना है। ये बोलेंगे मंदिर जाना है, बोले नहीं मंदिर तोड़ना है। तो जो उनके अगेंस्ट है, मेजोरिटी के अगेंस्ट है, उसे क्या बोला जाता है? लेफ्टिस्ट बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लेफ्टिस्ट बोल रहे हैं कि नक्सली कौन है? लेफ्टिस्ट है। हालांकि नक्सली कोई लेफ्टिस्ट नहीं है, वो भी फार्मर ही है, लेकिन वो इस करंट पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं चाहते, वो चाहते हैं ये हटना चाहिए। और क्योंकि करंट पॉलिटिकल सिस्टम मेजोरिटी को सपोर्ट कर रहा है, तो वो अपने आप में राइटिस्ट हो गया, और जो उसके अगेंस्ट खड़ा है वो लेफ्टिस्ट हो गया। फिर सेंट्रिस्ट कौन होते हैं? सेंट्रिस्ट वो लोग हैं जो मेजोरिटी को भी साथ में लेके चलेंगे, माइनॉरिटी को भी साथ में लेके चलेंगे, यानी जो हिंदुओं को भी इक्वल वैल्यू दे रहे हैं, जो कम क्वांटिटी में जो रिलीजन के लोग हैं उनको भी एक जैसी वैल्यू दे रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेंट्रिस्ट। तो कांग्रेस पार्टी कैसी पार्टी है? सेंट्रिस्ट। सेंट्रिस्ट, ठीक है ना। बीजेपी पार्टी कैसी है? राइट विंग, राइटिस्ट, जैसे हिंदुत्व पार्टी भी हम लोग बोल सकते हैं। हालांकि देखो, टाइम के साथ हर एक पार्टी चेंज होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट से कोई भी पार्टी कंट्री में जीतना मुश्किल होता है, तो वो अपना थोड़ा नेचर चेंज करता है। लेकिन नेचर चेंज करने की कोशिश करते हैं, कितना ही कर पाएंगे वो डिपेंड करता है भगवान के ऊपर, है ना, उनके ऊपर। अब बात कर लेते हैं लेफ्टिस्ट पार्टी कौन सी है हमारी कंट्री के अंदर। कोई एक लेफ्टिस्ट पार्टी का नाम मालूम है? सर मार्क्सवादी पार्टी। हाँ। सीपीएम। हाँ, मार्क्सवादी पार्टी मान लो, तृणमूल कांग्रेस भी आप बोल सकते हो, जो ममता दीदी की पार्टी है। ठीक है। सर कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कम्युनिस्ट क्या है, मेजोरिटी के अगेंस्ट चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी हो, कम्युनिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये कौन सी पार्टी हो गई? लेफ्ट विंग्स हो गए। तो इसीलिए सर ये जो सर ये कन्हैया कुमार है सर, उसको सर हम लेफ्टिस्ट बोलेंगे? देखो। नहीं सर मुझे पता नहीं सर, एक्चुअली काफी लोग बोलते हैं ये लेफ्टिस्ट है ऐसा वैसा, हाँ हाँ मुझको हाँ, उसके बारे में खास पता नहीं है। तो तभी तो बता रहा हूँ मैं। जब भी हाँ। कोई किसी को बोलता है कि लेफ्टिस्ट है, एक्चुअल में लेफ्टिस्ट मतलब वो करंट पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट है। जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट है वो लेफ्टिस्ट आ गया। ओके। अब क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सी मीडिया में चीजों को बता रही होती है, तो वो बोलते हैं भैया लेफ्टिस्ट है, तो देश को तोड़ना चाहता है, सीधी सी बात। कोई भी इंसान अच्छा। कोई भी बोले कि यार ये रूल बनाया है, मान लो कोई बोलता है जीएसटी खराब चीज है। अब जीएसटी कौन लेके आया? जीएसटी लेके आई ये गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट? मेजोरिटी गवर्नमेंट। मेजोरिटी गवर्नमेंट किसकी है? हिंदुओं की है। अब कोई इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है कि भाई जीएसटी खराब है, तो बोलेगा अरे भाई तू तो लेफ्टिस्ट है, तू देश को तोड़ना चाहता है। तो ऐसे ही बोला गया, क्योंकि कुछ लोग खड़े हैं ना जीएसटी को खराब बोल रहे हैं, तो उन्हें हमने क्या बोल दिया? लेफ्टिस्ट। ऐसे ही
जेएनयू एक ग्रुप है, यूनिवर्सिटी है, अगर आपको नाम सुना हो आप लोगों ने। वैसे जेएनयू बहुत बड़ी चीज़ है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे क्या है, जो इंसान पढ़ रहा है ना, बच्चा मतलब जो स्टूडेंट पढ़ने आता है, उसका दिमाग अलग ही लेवल पर होता है। पहले तो इंटेलिजेंट तो होती है डेफिनेटली, और प्लस वो दिमाग उनका बढ़िया ग्रो हो जाता है, उनको समझ में आती है सही चीज़ क्या है, खराब चीज़ क्या है। अब वो इंसान तो बोलेगा भाई कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं, तुम तो लेफ्टिस्ट हो, तुम देश को तोड़ना चाहते हो, है ना। जैसे कि एक बार आपने सुना होगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो बोला गया था, जेएनयू के अंदर बहुत पंगा हुआ था उसके ऊपर, है ना। तो ये तो हर कोई जानता है यार कि भारत में रह के ऐसी बात कैसी बोल सकते हो आप लोग, ऐसी तो संभावना ही नहीं है ना कि अगर कोई इंडियन है और वो ऐसी बातें बोलेगा ही नहीं, गलत है। लेकिन उन चीज़ों को क्या करते हैं, बहुत मॉडिफाइड कर दिया जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझ नहीं, देखो हर चीज़ अपने आंख और कान खोले रखो। यूपीएससी में स्टडी तो है ही है, लेकिन दिमाग चौकन्ना रहना चाहिए हर चीज़। कहीं पे भी कोई भी चीज़ समझो, सुनो, जानो उस चीज़ को कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सर जैसे कि वो सर थोड़े लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस देता है सर, जैसे कन्हैया कुमार। बिल्कुल वैसे मैं उसका बिल्कुल फैन नहीं, बट एक बात कह रहा हूँ सर कि जैसे कि मान लीजिए सर कोई ट्रैक से हट के थोड़ा सा बात करता है, तो सर उसको मतलब कि लेफ्टिस्ट की सर कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं है, मतलब कि देश को तोड़ने वाला ही लेफ्टिस्ट नहीं होता है, मतलब कुछ और अगर मतलब जो धारा से हट के करता है वो लेफ्टिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, जो धारा से हट के काम कर रहा है वही लेफ्टिस्ट में काउंट आता करेगा, ठीक है। हम्म अब होता क्या है, अगर आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दोगे, जैसे आप अपने घर में ही देख लो, या फिर मेरे घर की कहानी बता देता हूँ मैं आपको। हमारे घर में क्या होता है, या फिर मोस्टली घरों में होता होगा, एक टाइम था हमारे यहाँ पे शिवरात्रि के दिन हर कोई फास्ट रखता है, हर कोई फास्ट रखता है, ठीक है। मतलब चाहे बच्चा है बड़ा है, हर कोई फास्ट कर रहा है। तो उस टाइम क्या है कि फास्ट करना कंपलसरी है, नहीं कर रहे हो तो तुम धार्मिक नहीं हो। तो उसका मीनिंग क्या हम्म हो गया, अगर अब हम बड़े हो गए तो हम उसको काउंटर कर सकते हैं कि यार क्यों ही करना है फास्ट, क्या भगवान फास्ट करने से ही खुश होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर फास्ट करने से ही खुश होता है तो भैया बनो आईएएस बनने के लिए, बताओ कौन कितने फास्ट बता रहा है मैं रहता हूँ, है ना। तो वो चीज़ हम लोग जानते हैं कि लॉजिकल नहीं है। जैसे यस भगवान के ऊपर दूध चढ़ाना 1 किलो ले जाके सुबह सुबह, इससे बढ़िया किसी गरीब हम्म आदमी को दे दो आप दूध, क्योंकि वो तो नाली में जाना है ना अल्टीमेटली। हम्म मोस्टली मंदिर में चढ़ने वाला दूध या जो भी कुछ चढ़ा रहे हो आप भगवान की, वो नाली में ही जाता है। या खराब होता है सर हाँ, ये। या फिर किसी किसी जगह पे अलग से कुछ बना रखा होगा, लेकिन है वो नाली ही जैसी चीज, और फिर वो हम्म अल्टीमेटली किसी रिवर में या फिर कहीं डाला जाएगा। तो हम वैसे लोग सड़ गया, फल गया तो वो सर सड़ गया, या फिर नाली बिल्कुल सर कहीं पानी वानी बह गया, दूध बह बिल्कुल, गया सर, तो ये अल्टीमेटली सब है। सड़ पर सर जाता है। फिर भी सर अभी भी सब डालते हैं सर, क्यों? हाँ सब बड़े लोग भी डालते हैं। हाँ हाँ, बता रहा हूँ ना, आस्था, इसी को बोलते हैं। आस्था पे आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आस्था बताया होगा ना, अफीम की तरह है, वो खून में घुल जाती है, आप फिर उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन करोगे तो आप फिर धार्मिक नहीं हो। और अब तो गवर्नमेंट भी ऐसी है, अगर आपने उंगली कर दी तो भैया देशद्रोही, पाकिस्तानी, और देश से बाहर निकालो, ये चल जाएगा अभी। तो पॉइंट ये है कि कुछ चीजें हम लोग जानते हैं लॉजिकल नहीं है, ठीक है। जैसे एक आपने एक महाकाल उज्जैन, हालांकि प्रवचन स्टार्ट हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चीज़ समझ लो आप, क्योंकि ये भी काम आएगी, क्योंकि यूपीएससी में कुछ भी पूछ सकता है आपसे इंटरव्यू वगैरह में। मैं आपको एक बहुत खतरनाक चीज़ बताता हूँ कि महाकाल उज्जैन कोई गया है आप में से? सर प्लान था, गए नहीं सर, नहीं गए। तो जब कोई भी नहीं गया आप में से? यस। सर अभी हम यूट्यूब पे जाएंगे सर और देखेंगे महाकाल उज्जैन। अच्छा, सर आप बताओ। चलो वो तो ठीक है। तो है क्या, अ, हमने देखा है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा शिव मंदिर है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। शिव मंदिर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और हर एक शिव मंदिर पे आपने देखा होगा दूध दही वगैरह, घी वगैरह, शक्कर वगैरह चढ़ाने का प्रावधान है। ऐसा ही उज्जैन के मंदिर के लिए बोला जाता है कि उज्जैन का मंदिर जिस पर बहुत, मतलब वो एक क्रोधित महादेव, ऐसे कुछ बोला जाता है कि मतलब बहुत गुस्से में है, तो उनको शांत रखने के लिए उनके ऊपर दूध दही घी शक्कर बहुत कुछ चढ़ाया जाता है ना। ये मान लो करीब 10 किलो दही, 10 किलो दूध, 5-10 किलो घी हर दिन, दिन में 2-3 बार, समझ रहे हो आप, इतना चढ़ाया जाता है उसके ऊपर। तो कभी आप जाओगे तो देखोगे। लेकिन हुआ क्या, उस वजह से उस शिवलिंग में, जैसे कि मैं अभी बोलने को तो पत्थर बोल दो उसको, लेकिन फिर वही है ना, वायलेशन हो जाएगा इसका। तो उस शिवलिंग में क्या हुआ, क्रैक पड़ने लग गए, क्योंकि लगातार किसी भी स्टोन पर या फिर किसी भी ऐसी चीज पर जो हार्ड है, रॉक टाइप की चीज है, उस पर आप लगातार शुगर डालोगे, चीनी डालोगे, घी डालोगे, दूध डालोगे, तो कटने लगेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया नहीं, रुक जाओ, कुछ दिनों के लिए ये काम नहीं करोगे। तो क्या कुछ चेंज हुआ उससे? जबकि बोला ये जाता था कि अगर ये चढ़ना बंद हो गया ना तो भगवान पलट देंगे पूरे के पूरे उज्जैन को। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ।
पॉइंट समझ रहे हो मेरा? मतलब हमारी आस्था है बस, इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं ना सवेरे आप मंदिर के सामने से गुजरो तो हाथ जोड़ो, मत जोड़ो, क्या ही होता है। लेकिन क्या होगा वो बताता हूं मैं आपको। जब भी हम कोई काम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे मन में जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहां पे एक सिग्नल जाता है कि यार हमने ये वाला काम नहीं किया, अपने साथ कुछ बुरा हो सकता है। और आगे क्योंकि माइंड में चल ही रहा है, भले ही हमारा पैर पत्थर से क्यों ना टकरा जाए, तो हमको लगेगा हे भगवान, भगवान के हमने हाथ नहीं जोड़े इसलिए पैर में लग गई, इसलिए हम लोग डर जाते हैं। तो जो इंसान धर्म में वो मानता है वो डरा हुआ होता है। जो इंसान डरा हुआ नहीं है ना, वो धर्म में नहीं मानेगा, वो भगवान को इतना नहीं मानेगा जो डरा हुआ नहीं है। और जो डरा हुआ है वो भगवान में बहुत ज्यादा मानता है। और जितना ही पैसे वाला इंसान है, उसे डर क्या है, उसका पैसा खो ना जाए, तो इसीलिए। सर कहीं ना कहीं सर जैसे कि ये जो है सर जैसे कि भगवान और ये सब सारी चीजें, तो सर ये सोसाइटी का बैलेंस भी तो रखता है सर एक प्रकार से। सर जैसे राइट और सर जैसे होता है ना राइट और रॉन्ग सर, तो सर कहीं बिल्कुल। ना कहीं जैसे देखो अगर डर ना हो, अगर भगवान का डर ना हो ना, तो सभी लोग राक्षस बन जाएंगे। सर वही चीज ठीक कि है। अगर मतलब सर मान लीजिए कोई भगवान जैसी कोई एंटिटी नहीं होती, हाँ। तो सर हमको ये थोड़ी ना पता था सर राइट क्या है रॉन्ग क्या है। तो सर हो सकता है सर हम क्या कहते हैं मतलब गलत चीज को ही सही मानने नहीं लगते। नहीं नहीं, देखो सही और गलत कुछ नहीं होता है ना, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, सही और गलत कुछ नहीं होता, ये तो अलग चीज है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि भगवान है, इसीलिए कुछ लोग ऐसे काम नहीं कर रहे हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है। सही और गलत सिर्फ क्या चीज होती है, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड है और जो नहीं है। जो नहीं एक्सेप्टेड है वो गलत है, जो एक्सेप्टेड है वो सही है। हो सकता है जो आज एक्सेप्टेड ना हो, कल एक्सेप्टेड 10 सालों बाद हो जाए, तो वो सही हो जाएगा। ये सर सर मोरल इथिक्स और सर इसके रूल्स के थ्रू वो तो बदलाव तो सर हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो बस इसीलिए भगवान है, तो इससे हमारे क्या है ना, एक तो उम्मीद बनी रहती है, और जीने के लिए उम्मीद चाहिए, इसीलिए गॉड होना जरूरी है। और देखो ऐसा भी नहीं है कि भगवान नहीं होता है ना, मैं अपने आप को सेव कर रहा हूँ, कल को मालूम पड़ा कि उठवा ले आके, तो भगवान भी होता है ना, अच्छी बात है, भगवान भी है, ऐसी बात नहीं है। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं दुनिया में, इतने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, तो पागल नहीं है वो भी, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जब तक आपको फील ना हो जाए तब तक आप मत मानो। ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ, तो मान लो, बाकी कोई ना कोई तो होगा कहीं बैठा है। सर इस तरह तो सबसे बढ़िया अपने मॉम डैड की पूजा करो सर, क्योंकि सब जगह उनको प्रथम माना गया है। तो सर मंदिर मंदिर जा करके इतने पैसे खर्च करके सर। अब देखो दुनिया में है ना, कोई भी चीज जनरल नहीं है, जर्नलाइज नहीं कर सकते आप उसको, है ना। मम्मी पापा भी खतरनाक खतरनाक टाइप के भी हो सकते हैं ना, अच्छे भी होते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मतलब अच्छे ही होते हैं मोस्टली, क्लीन खराब भी हो सकते हैं। ठीक है, हर टाइप के लोग होते हैं, बट हाँ कर सकते हो आप अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, कुछ भी आप काम कर सकते हो। अब हम थ्योरी पर आते हैं, अपनी थ्योरी पर आते हैं जो हम लोग कर रहे थे। देखो हुआ क्या, दिसंबर 1931 गांधी जी पहुंच गए मीटिंग अटेंड करने के लिए, और देखो वहां पे कौन कौन बैठा हुआ है। चर्चिल, ठीक है, और मैकडोनाल्ड, राम से मैकडोनाल्ड, जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे लेबर पार्टी के। और चर्चिल कौन है, चर्चिल है राइट विंग का लीडर, इसीलिए मेरे को राइट विंग यहाँ पे याद आ गया। राइट विंग क्या होता है, लेफ्ट विंग क्या होता है। तो राइट विंग का लीडर कौन है, चर्चिल है, और उस टाइम वहां पे रैम से मैकडोनाल्ड। और मैकडोनाल्ड यानी मैकडी, मैकडी का बर्गर खाया आप लोगों ने? ये सर है ना, कभी दिल्ली आओ तो मैकडी का बर्गर जरूर खाओ, फ्रेंच फ्राइज के साथ। तो मतलब बता रहा हूँ, वो मैकडी का फुल फॉर्म क्या है, वही मैकडोनाल्ड, उसका फुल फॉर्म क्या है, मैकडोनाल्ड, ये नाम आपको ध्यान रहेगा। तो मैकडोनाल्ड कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रिटेन के। ठीक है, ये लोग हैं। इसके अलावा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी है, सैमुअल होर, काफी सारे लोग हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। और इन्हीं के बीच में कौन आ रहे हैं, महात्मा गांधी जी। और आप एक सोचो, आप कभी सर्च करिएगा, गूगल पे देखिएगा कि जो जहाँ पे मीटिंग हुई थी, वो हाउस जो ब्रिटेन का जहाँ पे मीटिंग की गई थी, वो काफ़ी हाइट पर है, और नीचे सीढ़ियाँ ऊपर से बढ़ती हुई है, मतलब ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों पर। और वहाँ पे कौन इंसान चढ़ते हुए जा रहा है, एक जो है महात्मा गांधी जी धोती पहनकर, बाकी सारे लोग सूट वूट में। तो कुछ ऐसे है, इसके एक एक्सप्लेनेशन मिलता है कि ऐसा कुछ लग रहा है कि किसी राजा के दरबार में एक फकीर आदमी आ रहा है। फकीर कौन, महात्मा गांधी जी। और बाद में मीटिंग होगी और बातचीत बढ़ेगी आगे, और जो गांधी जी डिमांड करेंगे वो उनको मिलेगा नहीं। क्या डिमांड करते हैं गांधी जी? हम्म। सर इंडिया की आज़ादी और क्या, या फिर सर हाँ मतलब मतलब कि
बिल्कुल। ऐसे आज़ादी तो डायरेक्टली नहीं मांगा, उन्होंने बोला कि हमें कुछ फ्रीडम चाहिए, जो टैक्सेस वगैरह ले रहे हो वो मत लो, और हमें लिबर्टी प्रोवाइड करो। अब लिबर्टी यानी फ्रीडम वाली, वही स्वराज वाली बात की गई। लेकिन अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी फ्रीडम वाली बात नहीं की जा रही थी। अभी भी ध्यान रखिएगा, अभी भी फ्रीडम नहीं मांग रहे हम लोग। हम लोग ब्रिटेन के डोमिनियन के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म, पब्लिक के लिए बेनिफिट, ठीक है, और राइट्स मांग रहे हैं। बात ये होगी कि ये राइट्स दिए नहीं जाएंगे, और गांधी जी बोलेंगे कि यार इतनी मतलब एक स्टेटमेंट है गांधी जी का कि मैंने हाथ जोड़कर एक रोटी का टुकड़ा मांगा और बदले में मुझे पत्थर मिला। ये स्टेटमेंट है, मैं इसको लिखवाऊंगा आपको इंग्लिश के अंदर, ठीक है, कि मैंने बहुत विनम्रता के साथ उनसे कुछ राइट्स मांगे और उन्होंने नहीं दिया, उल्टा पत्थर दिया। और गांधी जी बस जैसे ही उनकी डिमांड नहीं मानी गई, गांधी जी उठे और वापस, मीटिंग बीच में ही छोड़ दी गई। मीटिंग बीच में छोड़ के उठ दिए और वापस आ गए, और इस तरीके से जो मीटिंग, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, वो फेल हो जाती है और इंडिया वापस लौट कर आते हैं गांधी जी, और फिर दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम कर देते हैं। लेकिन मैं पूरा सीक्वेंस समझाता हूँ, फिर मैं इसको लिखवा दूंगा आपको अगली क्लास के अंदर। पहले समझ लो यहाँ पे हुआ क्या। गांधी जी ऐसा काम पहले भी कर चुके हैं, ध्यान करो। 1921 याद आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, क्या चलाया था 1921 में? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट के साथ। याद आना चाहिए, पढ़ा चुका हूं मैं, है ना। क्या बोला था? विद इन 1 ईयर इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। 1922 फरवरी में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, इंडिपेंडेंस नहीं मिला, गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया, लोगों को बड़ा बुरा लगा। और उसके बाद ये सेकंड कंडीशन थी, जब मूवमेंट चल रहा था और गांधी जी ने पहले तो रोक दिया, क्योंकि 31 में स्टार्ट हो गया था, फिर बीच में रोक दिया मीटिंग में जाने के लिए। अब लोग क्या है ना, उतने कनेक्ट नहीं हो पा रहे उस चीज से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी की बात करूं, हमारी क्लास चल रही थी, बीच में मैंने ब्रेक दे दिया, तो जब दोबारा से स्टार्ट होगी ना क्लास, तो एकदम टाइम पे कोई नहीं आ पाएगा, उनको थोड़ा डिले होगा 5-10 मिनट। तो ये तो होगी छोटी सी बात। जब हम लोग पूरी कंट्री की बात करते हैं ना, तो वो फ्लो दोबारा से 33 के अंदर या 32 के अंदर बन नहीं पाएगा जो 31 में बना हुआ था। और इस वजह से होगा ये कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, वो इतना प्रभावी नहीं हो पाएगा सोसाइटी के अंदर, और गांधी जी को लगेगा कि कुछ हो पा नहीं रहा, मूवमेंट को चला के रखने से भी कोई मतलब नहीं है, और गांधी जी ये मूवमेंट खत्म कर देंगे लगभग 1934 के आसपास। ठीक है, इस तरीके से सेकेंड जो मूवमेंट था गांधी का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये यहाँ पे रुक जाएगा। और अब दोबारा से गांधी जी के वही काम पुराने वाले, भजन वगैरह करना, चरखा चलाना, यानी जिसे बोला गया था कंस्ट्रक्टिव वर्क स्टार्ट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट जो मूवमेंट स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 1942 में, जिसे हम बोलेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। और यहाँ पर पहली बार मैं पूरा समझाता हूँ सीक्वेंस, जिससे कि आगे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना पड़ेगी आप लोगों को, फिर आप समझेंगे। जो फैक्ट होंगे वो लिख लेंगे हम लोग बीच में। 1942 में गांधी जी पहली बार स्लोगन देंगे, डू और डाई। अब आप सोचो, डू और डाई किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। टाइम क्या है? 1942। दुनिया में अगर बात कही जाए 1942 की, तो दुनिया में ये वो टाइम है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा है। देखो मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरी की पूरी चीजें, क्योंकि अभी आप लोग हो भी काफी, मतलब काफी तो नहीं हो, मतलब समझ लो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। इससे पहले 1919 के अंदर ध्यान दो आप, 1919 से पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि गांधी जी ने इंडियन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर के लिए रिक्रूट करवाने में हेल्प की थी। याद आ रहा है कुछ? सार्जेंट बोला गया था सर इनको। हाँ, इनको सार्जेंट बोला गया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स की हेल्प की है। किस चीज में? इंडियन सोल्जर प्रोवाइड करने के लिए। और इनका स्टेटमेंट क्या था कि जब कोई परेशान हो, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उसकी परेशानी का फायदा उठाकर हमें इंडिपेंडेंस, या फिर हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। और फायदा नहीं उठाने का मतलब ये था कि हमें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए जब वो परेशान है तब। वो इंसान, और साथ ही साथ वो इंसान जो अभी तक बोला था नॉन वायलेंस, कुछ भी हो जाए वायलेंस नहीं, सॉरी, ठीक है, नॉन वायलेंस की बात बोलने वाला,
और किसी की परेशानी में फायदा ना उठाने वाला इंसान अब बोल रहा है डू और डाई, मतलब या तो इंडिपेंडेंस ले लो या फिर मर जाओ। और मरने वाली बात यही है, जब वो डू बोल रहा है तो मरने से पहले मारने की भी फ्रीडम दे रहा है। पहली बात तो ये, यानी जो इंसान वायलेंस की बात कर ही नहीं रहा था वो भी बोल रहा है डू और डाई। दूसरी बात, अभी चल रहा है वर्ल्ड वॉर 2, 42 वाला टाइम है, और वर्ल्ड वॉर 2 का टाइमिंग क्या है 1939 टू 39 to 45। 45, ठीक है ना। और ये बात चल रही है 1942 की, यानी बराबर इन द सेंस इन बिटवीन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहां पर इनको मालूम चल चुका है कि ब्रिटेन वीक हो चुका है, क्योंकि 3 साल हो गए लड़ते लड़ते, ब्रिटेन की हालत खराब है, और एक बार को तो ऐसा लग रहा है कि हार ही जाएगा, बिल्कुल डिफीट की लाइन पे खड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हिटलर ने स्टार्टिंग में, ध्यान होगा आपको, हिटलर स्टार्टिंग में विक्टोरियस था, जीत रहा था, एंड में डिफीट हुई है हिटलर की, ठीक है। जब इनको लग रहा है कि ब्रिटेन बहुत दबाव में है, उसी टाइम ये बोल रहे हैं डू और डाई। आप सोचो कि ये पॉलिसी बिल्कुल चेंज कैसे हो गई, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे गांधी जी का एक अलग ही फॉर्मेट दिख रहा है, डू और डाई वाली बात की जा रही है, और साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि फाइट हो रही है तो होने दो, उल्टा हमें और इंडिपेंडेंस चाहिए। तो पूरी दुनिया में हर कोई ये क्वेश्चन पूछता है, ब्रिटिशर्स भी इनसे ये बोलते हैं कि भैया अभी तो हमारी फाइट चल रही है, आप इस बार कैसे बदल गए। गांधी जी का स्टेटमेंट क्या है, कभी कभी आ सकता है आपको क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए, तो ध्यान रखना। तो गांधी जी बोलते हैं कि वो तो स्टार्टिंग का फेज था, मैं पब्लिक को तैयार कर रहा था, लेकिन ये कभी नहीं था कि हमें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, और जो करना है हम करेंगे उस इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे गांधी जी का अलग ही फॉर्मेट दिखाई पड़ेगा, जो पूरे के पूरे मूवमेंट में नहीं। अब सत्याग्रह की बात नहीं होगी, अब नॉन वायलेंस की बात नहीं होगी, और फ्रीडम दिया जाएगा। और गांधी जी यहाँ तक अनाउंस कर देंगे, जैसे हर बार क्या होता था, मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ही जितने भी लोग हुआ करते थे, मतलब ये नेता वगैरह, उनको अरेस्ट कर लेते थे ब्रिटिशर्स, जिससे कि कोई डायरेक्शन दे ही ना पाए। गांधी जी ने इस बार बोल दिया कि मान लो अगर मैं अरेस्ट हो गया और पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्ट हो गए, तो पब्लिक अपने मन से निर्णय ले। अब आप सोच लो, पब्लिक अपने मन से निर्णय ले तो क्या निर्णय लेगी पब्लिक? पब्लिक को एक ही काम आता है, तोड़फोड़ मचाना। तो मतलब इस बार गांधी ने फुल छूट दी, और यही कारण है कि ऑलरेडी वीक ब्रिटेन, मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे ब्रिटेन को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हम आपको फ्रीडम देंगे, ठीक है। और उसी के बाद से जो कैबिनेट प्लान, मिशन प्लान, वो सारी चीज़ें आएंगी जो हमने पहले ही पढ़ा है, दोबारा पढ़ेंगे, और फिर उसके थ्रू हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल रही है। तो एक बड़ा रोल, और यहाँ पे क्योंकि इतना बड़ा काम किया गांधी जी ने, यही कारण है कि गांधी जी का सबसे मेन रोल हमारे यहाँ पे हिस्ट्री में है, और इसीलिए हम लोग पूरा का पूरा जो टाइम है वो गांधीयन एरा के नाम से समझ रहे होंगे। हमें गांधीयन एरा में 2 क्लासेस और लगेंगी, उसके हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक बड़ा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका रिवीजन है, आप पढ़िएगा, हम लोग करेंगे उसको आगे कंप्लीट, ठीक है। बस इतना ही रखेंगे, लिखवा नहीं रहे अभी इसको, क्योंकि मेरा गला मेरे को लग रहा है कि हो गया काम इसका आज का पूरा, अटकने लग रहा है। मॉर्निंग में मिलेंगे हम लोग, मॉर्निंग में लगभग 6 बजे के आसपास आ जाइएगा आप सभी लोग, 6 से 7 रखेंगे क्लास, और फिर अगर वही इवनिंग में एक क्लास रखेंगे जो भी 1.5-2 घंटे की हो पाएगी, ठीक है। लेकिन दोनों टाइम रखेंगे क्लास, भले अभी ड्यूरेशन थोड़ी सी कम है क्योंकि मैं रिकवर कर रहा हूँ, गला ठीक है लेकिन उतना ठीक नहीं था कि बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में होता। तो जैसे ही हेल्दी कंडीशन में आते हैं हम लोग वैसे ही टाइम बढ़ा देंगे, मॉर्निंग का भी और इवनिंग का भी, लेकिन जब तक नहीं है तब तक 1-1 घंटे 1-2 घंटे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। ओके, कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ? थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट।